अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल मन मुसाफिर आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रात रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चली आ चली आ। मेन गेट पर नजरें टिकाए वो कब से इंतजार में खड़े थे। शदीद गर्मी ने इन मासूमों के चेहरे झुलसा दिए थे और इन्हें अपने हैंडसम चेहरों की बेहद फिक्र थी। मगर वक्त तो जालिम बना बैठा था। एक आध गुस्सीली नजर वो उस पर डाल भी लेते, जिसकी वजह से वो यहाँ पागलों की तरह आधे घंटे से खड़े थे, जबकि वो सबसे बेनियाज सिगरेट सुलगाए मजे से कश लगा रहा था। यार, क्या मसला है? इतनी देर हो गई है, अब तक एक भी, मेरा मतलब एक भी हिजाबी लड़की यहाँ इस गेट से नहीं गुजरी। हद है यार, अली झुंझलाए हुए बोला। यार, मैं तो कहता हूँ छोड़ो इस बेकार सी शर्त को, भाड़ में झोंको। अब्दुल्ला माफी मांग लेगा आमना से। छोड़ो ये शर्त, शाम इल्तिजाई अंदाज में बोला। हरगिज नहीं। अब्दुल्ला और अली दोनों बैक वक्त चीखे। दोनों ने एक दूसरे को जबरदस्त घुरी से नवाजा और दोनों अपने अपने मशगले में मसरूफ हो गए। अब्दुल्ला सिगरेट पीने में और अली गेट को घूरने में। आ गई, एकदम अली पुरजोश था चिल्लाया, जबकि अब्दुल्ला ने उसे नागवारी से देखा और फिर नजरें गेट की तरफ घुमाई, जहां हिजाब में मौजूद वो मासूम चेहरा नजरें झुकाए अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ गया। शुक्र है मिल गई, वरना मुझे तो लगा था कि आज इन हिजाबी लड़कियों ने स्ट्राइक कर रखी है। अली शुक्र मनाते बोला। मगर यार, ये तो हाला है। शाम परेशान लहजे में बोला। तो अली ने आंखें घुमाई। अली, वो हमारे डिपार्टमेंट की सबसे संजीदा और लड़कों से दूरी बनाए रखने वाली लड़की है। मैं तो कहता हूँ इसे इन सब में मत घसीटो। शाम ने उम्मीद भरी नजरों से अब्दुल्ला को देखा। शर्त शर्त होती है एहतशाम साहब, और अब अगर अब्दुल्ला पीछे हट गया तो जीत मेरी होगी, और ये बात भी वाजे हो जाएगी कि सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती। तो फिर कहो अब्दुल्ला, मानते हो हार? अपनी अली अब्दुल्ला की तरफ जताती नजरों से देखते बोला। हरगिज नहीं। अपनी तीसरी सिगरेट जलाते वो नफी में सर हिलाए बोला। क्योंकि बात ना सिर्फ उसके झूठा होने पे चली जानी थी, मगर उसकी इज्जत एक लड़की से हाथ जोड़कर माफी मांगने और अब जान से प्यारी हैवी बाइक की भी थी। हुआ कुछ यूं था कि अब्दुल्ला, अली और एहतशाम तीनों का ग्रुप यूनी के पहले दिन ही बन गया था और अब दोस्ती पुख्ता हो गई थी। अब्दुल्ला इन लोगों में से था जिन्हें मोहब्बत पर यकीन नहीं। उसके नजदीक भला ये कैसी मोहब्बत हुई जिसमें एक लड़की को लड़के की अमीरी देखकर और लड़के को लड़की की खूबसूरती देखकर उससे मोहब्बत हुई हो। और ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा जिसके आखिर में अब्बा नहीं मान रही या अम्मा नहीं मान रही कहकर फोन दफन कर दिया जाए, और वो जिसके साथ जिन्हें मरने की कस्में खाई जाती हैं उसके बगैर मजे से जिंदगी गुजार रहे हो। तो अब्दुल्ला के नजदीक मोहब्बत का कोई वजूद नहीं था। उसे ऐसी लड़कियों से सख्त नफरत थी जो वैसे तो माँ बाप की इज्जत का रोना रोती रहे, और फिर मोहब्बत मतलब कि अब्दुल्ला की नज़र में किसी भी लड़के से अफेयर चलाए। उसके नज़दीक तमाम लड़कियां एक सी थीं। इन्हें बस पैसों से मतलब होता है, जहाँ पैसा ज़्यादा वहीं उनकी मोहब्बत। ऐसा नहीं था कि ये नफरत खुद साख्ता थी, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी, और वो वजह थी अब्दुल्ला के मोहल्ले में रहने वाली उसकी बाजी, जिनसे वो ट्यूशन पढ़ने जाता था, और वो एन अपनी शादी वाले दिन घर से भाग गई थी, क्योंकि जहाँ उनकी शादी हो रही थी वो लोग ज़्यादा अमीर नहीं थे, जबकि वो लड़का जिसके साथ वो भागी थी वो एक अमीर कबीर खानदान का चश्मो चिराग था। अब्दुल्ला को तो यकीन ही नहीं आया कि उसकी वो बाजी जो हमेशा सर पर दुपट्टा रखती हिजाब लेती वो ऐसा काम कर सकती थी। मगर बाद में नफरत मजीद तब बढ़ी जब उसकी एक क्लास फेलो ने उसे ग्रुप स्टडी के नाम पर अपने घर बुलाया और फिर उस पर हरासा करने का इल्जाम लगाया। वो तो भला हो कमरे में लगे कैमरे का, जो अब्दुल्ला बच गया, मगर अब उसे लड़कियों से एक चिड़ सी हो गई थी, और उसके नजदीक हर लड़की उसकी ट्यूशन वाली बाजी और उसकी क्लास फेलो से कम नहीं थी। जबकि दूसरी जानिब अली मोहब्बत का बड़ा नंबरदार था। उसके नज़दीक मोहब्बत माने रखती थी। वजह उसके माँ बाप थे जिनकी शादी मोहब्बत की थी, और उसने आज तक इनमें मोहब्बत ही देखी थी। अली को भी यूं ही मोहब्बत हो गई। वो उनकी ही जूनियर तीसरे सेमेस्टर की लड़की आमना थी, जो कि हमेशा हिजाब में रहती थी। दोनों में मुलाकातें हुई और फिर सिलसिला बढ़ते बढ़ते मोहब्बत तक जा पहुंचा। मगर मसला आमना की माँ बाप थे, जो कास्ट से बाहर शादी नहीं करते थे। इसी सिलसिले में अली अब्दुल्ला और शाम को आमना से मिलवाने लाया था, ताकि वो उसके पेरेंट्स को कन्विंस कर सके, क्योंकि अब्दुल्ला के डैड की कंपनी में आमना के वालिद साहब नौकरी करते थे। तो तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो? अब्दुल्ला ने अबरुज का सवाल किया, जिस पर दोनों ने अस्पात में सर हिलाया। तो मिस आमना, मुझे आपसे कुछ सवालात करने हैं, अगर आप माइंड ना करें, अब्दुल्ला ने पूछा। तो आमना ने सर हिलाया। तुम्हारी उम्र क्या है? अब्दुल्ला के सवाल पर सबने हैरत से उसे देखा। 20। आमना ने अली को देखते जवाब दिया। और तुम अली को कब से जानती हो? पिछले 4 महीने से। तुम्हें ये बात कब पता चली कि तुम्हारी और अली की कास्ट अलग है? पहली मुलाकात से। वो फिर से हिचकिचाकर बोली। ना जाने क्यों, मगर उसे अब्दुल्ला से एक डर सा लग रहा था।
तो मिस आमना, आपकी उम्र 20 साल है और 20 साल की लड़की कोई बच्ची नहीं होती। तुम्हें अली से मिले 4 महीने हुए हैं और तुम पहली मुलाकात से ही ये बात जानती हो कि तुम्हारी और अली की कास्ट सेम नहीं, और ये भी कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें मार तो डालेंगे मगर कभी तुम्हारी शादी कास्ट से बाहर नहीं करेंगे। तो क्या सोचकर तुमने अली से मुलाकातें बढ़ाई और फिर प्यार और मोहब्बत की दास्तान छेड़ी? आमना बीबी, प्यार मोहब्बत के नाम पर अमीर लड़कों से पैसा लूटने का ट्रेंड बहुत पुराना हो गया है। कुछ नया ट्राई करो, और हाँ, ये हिजाब उड़कर मिस मासूमा बनने की कोशिश मत किया करो। लफ्जों के तीर चलाता वो ये जा वो जा, जबकि पीछे बैठी आमना को अपना आप जमीन में गड़ता महसूस हुआ। सही तो कह रहा था वो उसे। मालूम था कि वो और अली कभी एक नहीं हो सकते, मगर ये मोहब्बत थी, हो जाती है, उस पर किसी का अख्तियार नहीं। मगर अब्दुल्ला उसे सच से कोसों दूर था। आमना की इतनी जलालत पर अब्दुल्ला और अली में ठीक ठाक जंग हुई थी जब अली ने अब्दुल्ला को चैलेंज किया था कि वो एक हिजाबी लड़की को मोहब्बत के जाल में फंसाए और फिर इस सच को सबके सामने लाए कि वो सिर्फ पैसों के लिए उसके साथ थी। अगर तो वो लड़की सिर्फ पैसों के लिए अब्दुल्ला के साथ हुई तो अली आमना को छोड़ देगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो उसे न सिर्फ अपनी प्यारी हैवी बाइक अली को देना होगी बल्कि आमना से माफी भी मांगना होगी और उसकी और आमना की मदद भी करनी होगी। अब्दुल्ला ने भी शर्त को कबूल किया। अब फैसला ये हुआ कि यूनी के गेट से जो भी हिजाबी लड़की सबसे पहले अंदर दाखिल होगी, अब्दुल्ला को उसे 3 माह के अंदर अंदर अपनी दौलत और मोहब्बत के जाल में फांसना है, उसे महंगे तोहफों से अपनी तरफ राग़िब करना है। हिजाबी लड़की भी इसलिए चुनी गई क्योंकि अब्दुल्ला ने आमना के हिजाब को तनकीद का निशाना बनाया था। इसलिए वो आधे घंटे से फ्रंट गेट पर नजरें जमाए खड़े थे जब हाला, जो कि उनकी ही बैचमेट थी, वो अंदर दाखिल हुई। हाला एक सुलझी हुई और अच्छी लड़की थी और शाम नहीं चाहता था कि दो दोस्तों की बेजा जिद और अनाम में वो कुर्बान हो जाए, मगर वो भी खामोश रहा। लेकिन दिल से ये दुआ निकली थी कि उसे कभी भी अब्दुल्ला से मोहब्बत ना हो। जबकि अली भी अपनी जगह खुश था क्योंकि हाला को वो बहुत अच्छे से जानता था और उसे मालूम था कि अब्दुल्ला उसे कभी भी अपने जाल में नहीं फांस सकेगा और फिर उसे आमना से माफी मांगना होगी। और तीसरी तरफ था अब्दुल्ला, जो इस पल को कोस रहा था जब हाला अंदर दाखिल हुई थी। कोई भी और लड़की होती मगर वो नहीं। उसे हाला हमेशा दूसरी लड़कियों से अलहदा लगी थी और वो ना चाहते हुए भी उसका एहतराम करता था, मगर वो शर्त हार नहीं सकता था। वो एक औरत से माफी वो भी हाथ जोड़कर नहीं मांग सकता था। आई एम सॉरी हाला, मगर ये शर्त मेरे लिए बहुत अहम है और इसको जीतने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी मतलब कुछ भी। ख्यालों में हाला से मुखातिब हुए वो सिगरेट के कश लगाने लगा, जबकि चौथी तरफ मौजूद हाला अपने आने वाले भयानक कल से अनजान थी। वो वजूद अपनी जिंदगी में आने वाले नए तूफान से बेनियाज था। एक्सक्यूज मी मिस हाला, लाइब्रेरी की जाने बढ़ती हाला को मुखातिब किया गया, जिसने मुड़कर हैरानगी और कुछ नापसंदगी से सामने खड़े अब्दुल्ला को देखा। जी, उसने एक अबरूज का सवाल किया। उसका अंदाज ही ऐसा था कि कोई भी लड़का उसे मुखातिब करने पर झिझकता। पूरी रात अब्दुल्ला ने उसे सोचते गुजारी, मगर सुबह तक वो फैसला कर चुका था कि वो अपनी शर्त पूरी करेगा। अब्दुल्ला किसी सूरत भी आमना से माफी नहीं मांग सकता था। बात अब उसकी मर्दानगी, उसकी अना की थी, और जब बात अना की, एक मर्द की अना की आ जाए तो सब जायज होता है। अब्दुल्ला की नजर में भी इस वक्त सब जायज था। और फिर पूरी रात जाकर वो ये फैसला कर चुका था कि हाला भी मासूमियत के लिबादे में छुपी एक शातिर लड़की है और वो सबके सामने उसकी असलियत ला के रहेगा। वो मुझे मुझे आपकी मदद चाहिए। अब्दुल्ला जरा सा हिचकिचाया। कैसी मदद? हाला ने आंखें छोटी किए पूछा। वो स्टैट में मदद चाहिए। दरअसल मेरा मैथ कमजोर है और स्टैट भी अच्छे से नहीं कर पाता, इसलिए। हाला के चेहरे के उतार चढ़ाव देख वो बहुत महज़्ज़ब तरीके से बोला। तो क्या आप मेरी मदद करेंगी? उसने मासूम चेहरा बनाए आज से पूछा। नहीं। लंबी सांस खींचे हाला खुद को पुरसुकून करते बोली। वजह? अब्दुल्ला को उस पर गुस्सा तो आया मगर जब्त कर गया। वजह यह है कि मुझे स्मोकर्स पसंद नहीं, खासतौर पर चेन स्मोकर्स, और आप तो माशाल्लाह, और वैसे भी मेरे नज़दीक सिगरेट पीने वाले लोगों का करैक्टर कुछ खास अच्छा नहीं होता, फिर चाहे वो औरत हो या मर्द। उसके सिगरेट पीने पर हाला ने चोट की तो अब्दुल्ला तिल मिलाकर रह गया। ये कोई बड़ी वजह नहीं किसी को नापसंद करने की या किसी से नफरत करने की। वो दांत पीसते बोला। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी वजह है। जैसे आपको हिजाबियों से नफरत है, बिल्कुल इसी तरह मुझे स्मोकर्स से है। जैसे आपके नज़दीक हर हिजाबी लड़की किरदार की हल्की होती है, बिल्कुल इसी तरह मेरे नज़दीक सिगरेट पीने वाले तमाम मर्द किरदार के हल्के हैं। होप सो कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। कहते ही वो अंदर की जानिब को बढ़ी, जब एकदम रुकी और अब्दुल्ला की जानिब मुड़ी। और हाँ, एक और बात, अपनी बेजा अना और फजूल की शर्त में औरत का इस्तेमाल करने वाला मर्द मेरी नज़र में मर्द कहलाने के काबिल नहीं। तो आइंदा से अपनी शर्त अपने तक ही रखिएगा, किसी बेजरर वजूद को इसमें घसीटने की जरूरत नहीं। हाला पुरसुकून लहजे में बोलती अब्दुल्ला को चौंका गई, जो आंखें हैरत से बड़ी किए उसे तक रहा था। क्या
यही सोच रही है कि मुझे कैसे पता चला आपकी इस फजूल सी शर्त का। तो चले इस बात का भी मैं खुलासा कर देती हूँ। आमना मेरी दोस्त की बहन है। आपसे पहले जानती हूँ मैं उसके और अली के मामले को। और हाँ, एक और बात, वो आमना नहीं थी जिसने पहल की, आपका दोस्त था, बताया नहीं उसने। और तीसरी और आखिरी बात, अब उसे आप अपनी बदकिस्मती समझे या मेरी खुशकिस्मती के गेट से दाखिल होने वाली पहली लड़की मैं थी, और इससे पहले ही आमना ने मुझ पर आपकी अच्छी और प्यारी सोच वाज़ेह अंदाज में बयान कर दी थी। मगर मुझे अफसोस होता है आप जैसे मर्दों पर जो अपनी बेजा अना और जिद में एक औरत की कुर्बानी दे देते हैं। शायद आपके दिल से अल्लाह का खौफ उतर चुका है। उम्मीद है अब दोबारा मुलाकात नहीं होगी। सिर्फ 10 मिनट में अब्दुल्ला की अच्छी खासी तबीयत साफ करती वो लाइब्रेरी में चली गई थी, जबकि पीछे खड़ा अब्दुल्ला होंकों की तरह मुंह खोले उसे देख रहा था। सिगरेट पर सिगरेट फूंकते वो आधे घंटे से कमरे में इधर से उधर चक्कर काट रहा था, जबकि शाम गौर से उसे देख रहा था जिसके जबड़े भींचे हुए थे। हालांकि बातें दिमाग पर हथौड़े की मानित बरस रही थी, गुस्से से उसकी दिमाग की रगें तन गई थी। तो अब शर्त खत्म? शाम ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए पूछा। अब्दुल्ला ने घूर के उसे देखा। नहीं, हरगिज नहीं। अब तो मैं ये शर्त जरूर पूरी करूंगा, और अगर इस नेक बीबी को इस चेन स्मोकर से मोहब्बत ना करवाई तो मेरा नाम भी अब्दुल्ला नहीं। कश पर कश लगाता वो इस कदर ठोस लहजे में बोला कि शाम को उससे डर महसूस हुआ। मगर हाला ने कुछ गलत नहीं कहा। शाम ने कमजोर सा एहतजाज किया, मगर अब्दुल्ला की घुरी पर मुंह बंद कर गया। लेट्स द गेम स्टार्ट मिस हाला हसन, एंड आई प्रॉमिस के मुझे दिए गए इस लेक्चर का इख्तिताम अच्छा नहीं होने वाला। तुम्हारे लिए अब्दुल्ला का गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। मसला आमना से माफी मांगने का नहीं था, मसला लफ्ज सही था, जो कि अब्दुल्ला की नजर में वही था। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनकी ये साइकी होती है कि वो जो बोले वही सही है, बाकी सब गलत। अब्दुल्ला भी उनमें से एक था, और अब खाला का उसे गलत साबित करना या उसके जुमलों की तर्दीद करना उसे बर्दाश्त नहीं था। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कोई यूं उसको झुठलाएगा। वो तो हमेशा से सही होता था, बस यही बात उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी, और उसकी अकल पर पर्दा पड़ चुका था। और जब अकल साथ देना छोड़ दे तो बस जिद और अना रह जाती है, जिनके फैसले मानकर इंसान हमेशा पछताता है। अब्दुल्ला, देख मेरी बात मान, छोड़ दे इस बात को और छोड़ दे इस फजूल शर्त को। शान ने उसे दोबारा समझाया। छोड़ दिया? अब्दुल्ला अचानक बोला तो, जबकि शाम ने उसे हैरत से देखा। सच में? शाम को जैसे यकीन नहीं हुआ। सच में, और कल माफी भी मांग लूंगा आमना से मैं। अब्दुल्ला हल्की सी मुस्कान लिए बोला तो शाम ने शुक्र अदा किया था। बिलीव मी अब्दुल्ला, ये तूने एक बहुत अच्छा फैसला लिया है। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, चल मैं अली को जाकर बताता हूँ। शाम उसे गले लगाता खुशी से बोला और वहां से चला गया। शर्त तो मैंने छोड़ दी, मगर अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं हाला हसन। सो बी रेडी। अपनी सोच में उससे मुखातिब होते वो मुस्कुरा दिया। अगले दिन अब्दुल्ला ना सिर्फ आमना से माफी मांगी बल्कि साथ ही साथ अली से भी माफी मांगी, और इस बात का वादा भी किया कि वो इन दोनों की मदद करेगा और आमना के अबू को राजी भी करेगा कि वो रिश्ते के लिए हाँ कर दें। अली, ये आज से तुम्हारी हुई। बाइक की चाबी उसकी तरफ उछालते अब्दुल्ला बोला, तो अली ने मुस्कुराकर उसे कैच किया और सर को जरा सा खम देकर तोहफा वसूल किया। और आमना, मुझे उम्मीद है मेरी उस दिन की बदतमीजी के लिए तुम मुझे माफ कर दोगी। अब्दुल्ला इस कदर आजिजी से बोला कि वहां मौजूद किसी भी शख्स को उसकी एक्टिंग पर शक ही नहीं हुआ। आमना तो उसके लहजे पर निहाल हो गई थी, और सच्चे दिल से अब्दुल्ला की हर बदतमीजी को उसने माफ कर दिया। बज़ाहिर तो अब्दुल्ला पुरसुकून था, मगर उसके अंदर जलती आग मजीद बढ़ती जा रही थी। एक छोटी सी बात को फजूल में अना का मसला बनाए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। हाला, हाला, एक्सक्यूज मी मिस हाला। तेजी से हाला के पीछे भागते अब्दुल्ला ने उसे रोका, जो मेन गेट की तरफ बढ़ रही थी। जी। अपने पीछे से पुकारने की आवाज सुनकर उसने मुड़कर अब्दुल्ला को देखा, जो अब उसके सामने आ खड़ा हुआ था। कैसी हैं आप? उसने शीनी लहजे में पूछा। क्या पूछने के लिए आपने मुझे रोका? हाला ने जरा सख्त लहजे में पूछा। उसे अब्दुल्ला का यूं खुद को मुखातिब करना अच्छा नहीं लगा था। नहीं, वो दरअसल बात कुछ और है। वो दरअसल मुझे समझ आ गया। अब्दुल्ला उसके हाथों अपनी बेइज्जती पर कुड़कर रह गया और बज़ाहिर शीनी लहजा अपनाए बोला। और क्या समझ आ गया आपको? हाला ने तीखे लहजे में पूछा। यही कि जरूरी नहीं कि हर बार आप जो कहे वही सही हो। कभी कभार आप गलत भी हो सकते हैं, और मैं जान चुका हूँ कि मैं गलत था, और अब आपने अपने किए पर आमना से माफी भी मांगी है, और अब वादा किया है इन दोनों की मदद करूंगा। अब्दुल्ला एक सांस में पूरी बात कह गया जब उसने हाला के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट देखी। अच्छी बात है। हल्की सी मुस्कुराहट उसकी तरफ उछालते वो दोबारा से गेट की तरफ मुड़ी। जब फिर से अब्दुल्ला ने उसे पीछे से मुखातिब किया तो अब अब्दुल्ला उसकी तरफ देखते हिचकिचाकर बोला, तो अब क्या? हाला ने भी वैसे ही सवाल किया। तो अब आप मेरी मदद करेंगी? कैसी मदद? हाला ने हैरानगी से पूछा। स्टैट में
आपको पहले भी बताया था, मैथ कमजोर है मेरा। अब्दुल्ला बेचारगी से शक्ल बनाए बोला। तो उसे वाकई में मदद चाहिए। हाला उसे देख के सोचने लगी, क्योंकि पहले उसे अब्दुल्ला का ये एक बहाना लगा था उसे इस्तेमाल करने का। कल शाम 4 बजे लाइब्रेरी में उसकी मदद करने की हामी भरते हाला वहां से चली गई। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब आएगा मजा मिस हाला हसन। उसे जाते देख अब्दुल्ला मुस्कुराया, आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। आज वो पहले से ही हाला का लाइब्रेरी में इंतजार कर रहा था और बोरियत से वहां बैठे स्टूडेंट्स को खामोशी से पढ़ता देख रहा था। पिछले 15 मिनट से उसने सिगरेट नहीं पी थी और बस अब तलब बढ़ती जा रही थी, मगर वो खुद को काबू में रखे हुए था। क्या बकवास है, जोर से टेबल पर हाथ मारते वो बोला, क्योंकि हाला अभी तक नहीं आई थी। साइलेंस। लाइब्रेरियन उसको घूरते हुए बोली, जिस पर अब्दुल्ला ने बोरियत से सर दोनों हाथों में गिरा लिया। उसे अपने पास से किसी की खांसने की आवाज आई। सर उठाकर देखा तो हाला शर्मिंदा सी मुस्कुराहट लिए खड़ी थी। अब्दुल्ला ने एक नजर उसे देखा और एक नजर वॉल क्लॉक पर डालकर फिर उसे घूरा, जैसे कहना चाह रहा हो अब भी आने की जहमत नहीं करनी थी। सॉरी। उसकी नजरों का मतलब समझते हाला हल्की आवाज में बोली और साथ ही कुर्सी को आहिस्ता से बाहर निकालते वो अब्दुल्ला के नाम महसूस अंदाज में थोड़ा दूर बैठी। मगर अब्दुल्ला की तेज निगाहों से यह सब मख्फी नहीं रह सका था। ओवर एक्ट्रेस बज़ाहिर चेहरे पर मुस्कान सजाए उसे देखते दिमाग में लकब से नवाजा था। तो शुरू करें, हाला ने पूछा। तो अब्दुल्ला ने नासमझी से उसे देखा। क्या? वही जिसके लिए हम यहाँ मौजूद हैं। स्टैट। हाला को बोलने पर वो जैसे जो उसे दिल में ढेरों बातें सुना रहा था फौरन होश में आया और सर इस बात में हिला दिया। श्योर। दोबारा से जबरदस्ती का मुस्कुराता वो बोला था। हाला ने उसे समझाना शुरू कर दिया, जिस पर वो समझने वाले अंदाज में सर हिलाने लगा, मगर दिमाग में कुछ पड़ता तो ना। उसे तो तलब महसूस हो रही थी सिगरेट की, शदीद तलब, बस अब और नहीं। मजीद 15 मिनट गुजरे तो वो दोनों हाथ जोर से टेबल पर मारता होशे से उठ खड़ा हुआ। हाला ने आंखें बड़ी की हैरत से, जबकि लाइब्रेरियन ने आंखें छोटी की गुस्से से उसे देखा, जो लंबे लंबे डग भरता वहां से निकल गया। हाला भी पीछे शर्मिंदा सी वहां मौजूद तमाम लोगों से एक्सक्यूज करते उसके पीछे भागी। जैसे ही वो लाइब्रेरी से बाहर निकली उसने हॉल के एंड में मौजूद जेंट्स वॉशरूम के बाहर उसे सिगरेट पीते देखा। हाला का गुस्सा सवा नेजे पे पहुंच गया था। मतलब कि एक तो वो उसकी मदद करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम यूनी में रुकी, ऊपर से जनाब के नखरे। ये क्या था अब्दुल्ला? गुस्से से उसके सर पर पहुंचते वो बोली। तुमसे मतलब? अब्दुल्ला ने रुखाई से जवाब दिया। बस आज के लिए इतनी एक्टिंग काफी थी और इसमें हिम्मत नहीं थी, ऊपर से नशे की तलब ने उसे मजीद घुमा दिया था। हद में रहे, मत भूलिए कि वो आप हों जिसे मदद चाहिए। हालांकि हाला उसको उंगली दिखाते दबे दबे गुस्से में बोली। हाँ मालूम है, अब दफा हो जाओ। सिगरेट के कश लगाता वो रुखाई से बोला तो हाला अपनी इतनी बेइज्जती पर कलस कर रह गई। वाह, मतलब कि एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। हाला तंज करते बोली, मगर यहाँ परवाह ही किसे थी, हो गया अब जाओ, फालतू का दिमाग मत चाटो, चलो शाबाश निकलो। अब्दुल्ला की इस कदर बदतमीजी पर हाला ने हैरत से उसे देखा। क्या ये वही अब्दुल्ला था जो कल इतनी तमीज और शराफत से उससे बात कर रहा था? हाला का मीटर हाई हो गया उसकी इस कदर बदतमीजी पर। यू नो वॉट, इवन आई डोंट केयर अबाउट यू। मेरी तरफ से भाड़ में जाएं आप। हाला वहां से वाकआउट कर गई थी, जबकि अब्दुल्ला आराम से सुकून से सिगरेट पीने लगा था। ओह गॉड, ये क्या कर दिया मैंने, गधा, बेवकूफ, इडियट। क्या था अगर थोड़ी देर उसकी खिचखिच सुन लेता। कोई मर थोड़ी ना रहा था मैं, मगर नहीं। उसकी स्टूपिड जुबान को भी तभी उसके सामने अपने जौहर दिखाने थे। इतनी मुश्किल से तो मानी थी वो, अब दोबारा कोई ड्रामा करना होगा। ओह गॉड, व्हाट रबिश। 3-4 सिगरेट्स इकट्ठे पीने के बाद उसे होश आया और याद भी कि वो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर चुका है। क्या जरूरत थी उसे ये सब बकवास करने की? क्या हर्ज था अगर वो थोड़ी देर खुद पर काबू पा लेता? और अब तब से वो खुद को सलबातें सुना रहा था। कितना अफसोस था उसे हाला के हाथ से निकल जाने का। अभी तो बदले का पहला पड़ाव दोस्ती करने में भी वो कामयाब नहीं हुआ था कि दोबारा से सब कुछ जीरो पर आ गया था। कुछ न कुछ तो करना ही होगा, तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा मैं। ख्यालों में उससे मुखातिब हुए वो बोला था। हाला क्लास में दाखिल हुई तो पूरी क्लास उसे देख के दबी आवाज में हंसने लगी। हाला ने हैरत से इन्हें देखा और फिर कंधे उचकाकर अपनी सीट की तरफ बढ़ी। मगर ये क्या, सामने ही ताजा सुर्ख गुलाबों का एक बुके उसके इंतजार में था। हाला को हैरत हुई बुके देख के, जिसमें एक छोटा सा कार्ड भी था। हाला ने कार्ड निकाल कर खोला तो अंदर सॉरी लिखा हुआ था। हाला ने दोबारा से पूरी क्लास में नजर दौड़ाई, जो मैंने खेजी मुस्कुराहट लिए उसे देख रहे थे। ये सब देख के हाला का पारा हाई होने लगा, मगर उसने अपने अंदर उठते इश्ताल पर काबू पाया और बुके एक साइड को करके खुद अपनी जगह पर आराम सुकून से बैठकर वो अपना क्विज रिवाइज करने लगी। आई एम सॉरी, रियली सॉरी। वो जो नजरें किताब पर जमाई बैठी थी, भारी मर्दाना आवाज पर सर उठाया तो सामने अब्दुल्ला शर्मिंदा सा खड़ा था। हाला ने पुरसुकून तरीके से नोट्स बंद किए और दोनों हाथ सीने पर बांधे उसे देखने लगी। किस लिए सॉरी? हाला ने अबरू झुकाए पूछा।
कल जो बदतमीजी की थी उसके लिए। वो शर्मिंदा सा बोला, चेहरे पर इस कदर शर्मिंदगी थी कि अगर वहां किसी भी मौजूद शख्स को इस बात का इल्म होता कि यह सब एक ड्रामा है तो अश अश कर उठता। ठीक, आपने माफी मांगी, मैंने माफ कर दिया, मगर हाला एक पल को रुकी। मगर अब्दुल्ला ने हिचकिचाकर पूछा, मगर आइंदा ऐसी हरकत करने की जरूरत आपको तो नहीं, मगर मुझे मेरी इज्जत अजीज है और ऐसी हरकतें आपके साथ साथ मेरा इमेज भी लोगों की नजरों में खराब कर देंगी। लाल गुलाब के बुके की तरफ इशारा करते हुए स्पाट लहजे में बोलती वहां से चली गई, जबकि अब्दुल्ला एक बार फिर उसके अंदाज पर पेचोताप खाकर रह गया। समझती क्या है खुद को, क्वीन एलिजाबेथ, जो उसके पीछे पीछे घूमूंगा मैं। मुंह में बुड़बुड़ाते उसने डेस्क से बुके उठाया और क्लास से बाहर निकल गया। बुके हाथ में थामे वो तेजी से राहदारी अबूर करता अपनी क्लास की जानिब जा रहा था जब उसे एक खाली क्लास में से कुछ आवाजें सुनाई दी। वो इग्नोर कर देता अगर उनमें से एक आवाज जानी पहचानी ना होती। हाला आवाज पहचानता वो खुद से बोला। एक झटके से दरवाजा खुले, वो कमरे में दाखिल हुआ जहां उसने दोनों वजूद को एक दूसरे के करीब देखा। मेरा हाथ छोड़ो उसामा, हाला जब्त की आखिरी मंजिल पर पहुंचते बोली। प्लीज हाला, मेरी बात तो सुनो, मैं वाकई में शर्मिंदा हूँ। उसामा मिन्नत करते बोला, कुछ नहीं सुनना मुझे, छोड़ो मुझे, हाला चिल्लाई, जबकि उसामा ने उसकी कलाई पर गिरफ्त मजबूत कर दी। मजीद नहीं, नहीं छोड़ूंगा, उसामा जिद करते सर नफी में हिलाने लगा। अब्दुल्ला को यही सही वक्त लगा हालांकि गुड बुक्स में आने का। उसने कहा, उसको हाथ छोड़ दो, और छोड़ने का मतलब छोड़ना होता है, पकड़ना। बुके एक साइड पर रखते वो उसामा की तरफ बढ़ा और आराम से हाला की कलाई आजाद करवाई। तुम अब जा सकती हो। अब्दुल्ला हाला को देख के मुस्कुराकर बोला, तो हाला सर इस बात में हिलाती अपनी कलाई मलती वहां से चली गई। ये तुमने अच्छा नहीं किया, उसामा अब्दुल्ला को घूरते बोला। ओह रियली, यू नो व्हाट, मैं इससे भी ज्यादा बुरा कर सकता था। वो तो शुक्र मनाओ कि मेरा मूड अच्छा था तो बच गए। उसामा को मुस्कुराकर कहते वो वहां से तेजी से निकलता, हालांकि पीछे भागा जो अपनी क्लास में जा चुकी थी। कोई बात नहीं, बाद में से ही। मजे से कंधे उचकाए वो अपनी क्लास की जानिब चल दिया। क्लास खत्म होते ही अब्दुल्ला तेजी से हालांकि क्लास की जानिब भागा जब उसे डिपार्टमेंट से बाहर निकल रही थी। अब्दुल्ला ने उसे आवाज देने के लिए मुंह खोला ही था जब हाला के रवैये के बारे में सोचता मुंह बंद कर गया और उसके पीछे भागा। सो वो कौन था? उसके साथ बराबर में चलते? अब्दुल्ला ने पूछा। आपसे मतलब वो सीट में चलते बिना उसकी तरफ देखे बोली, अरे बता दो मुझसे कैसा शर्माना, बॉयफ्रेंड तो नहीं कहीं तुम्हारा? अब्दुल्ला हंसते हुए बोला तो हाला एकदम रुकी और जिन नजरों से उसने अब्दुल्ला को घूरा था उसे इस बात का एहसास दिलाने को काफी थी कि वो बहुत बड़ी बकवास कर चुका है। सॉरी, कुछ ज्यादा बोल गया, उसने एक्सक्यूज की। कुछ ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा, हाला उसे बोलते आगे बढ़ गई। अरे वजह तो बताती जाओ, अब्दुल्ला ने हाँक लगाई इसी से पूछने। हाला ने भी पीछे मुड़े बिना जवाब दिया। उसकी बात सुनकर अब्दुल्ला ने हल्का सा मुस्कुराकर सिगरेट सुलगाई। जो भी है, लड़की है कमाल, वो खुद से बुड़बड़ाया जब उसकी नजर उसामा पर पड़ी जो उसे ही घूर रहा था। अब्दुल्ला कश लगाता उसकी तरफ बढ़ा और उसके सामने आ खड़ा हुआ। तो इसका मतलब तुमने अपनी दोस्त प्लस मंगेतर के साथ बेवफाई की? अब्दुल्ला उसे इधर से उधर चक्कर लगाते बोला, जबकि उसामा सर हाथों में गिराए बेंच पर बैठा था। बस यार, गलती हो गई, अब उसे मनाना चाहता हूँ, मोहब्बत करता हूँ उससे, बस एक मौका दे दे वो, उसामा बेचारगी से बोला। वैसे छोड़ने की वजह? अब्दुल्ला ने पूछा। यार वो बंदी एकदम बोरिंग है, ना किसी से दोस्ती करती है ना मिलती जुलती है, बस अपनी दुनिया अपनी किताबों में मगन रहती थी। ऐसे में आयला मेरी लाइफ में आई, वो मुझे अच्छी लगी, मेरे स्टैंडर्ड पर पूरा उतरती थी, लोगों से मिलने जुलने घुलने का फन आता था उसे, मुझे उसमें वो सब कुछ नजर आया जो एक मर्द को अपनी लाइफ पार्टनर में चाहिए होता है। बस मुझे हाला एक गलत फैसला लगने लगी और मैंने आयला के लिए उसे छोड़ दिया, मगर बाद में एहसास हुआ कि हाला मेरे लिए क्या थी। वो सिर्फ मेरी थी, उसका तमाम वक्त मेरा था, जबकि आयला मुझे भी सबके जैसा डील करती। कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं आयला के लिए स्पेशल हूँ और अब आयला ने मुझे छोड़ दिया किसी और के लिए, तो बस इसीलिए। उसामा बोला तो अब्दुल्ला को उस पर गुस्सा आने लगा। उसे पहली बार कोई मर्द मतलबी लगा। उसामा को अपनी फिक्र थी हाला का क्या। खैर, अब्दुल्ला को भी इससे क्या, तुम्हें हाला वापस चाहिए? अब्दुल्ला ने पूछा तो उसामा ने उसे अजीब नजरों से देखा। मगर तुम दोनों तो, उसामा कुछ बोलने वाला था। हम दोनों कुछ भी नहीं है और जो है वो कुछ अलग है, तुम बस इतना बताओ, वापस चाहिए हाला? अब्दुल्ला ने पूछा तो उसामा ने हाँ में सर हिला दिया। तो बस ठीक है, जैसा कहता हूँ वैसा करते जाओ, अब्दुल्ला मुस्कुराकर बोला था। लेकिन प्लान क्या है? उसामा ने अबरूज गए तो अब्दुल्ला धीरे धीरे उसे सब समझाने लगा। मगर ये तो हाला के साथ गलत नहीं? उसामा मुतफिकर सा बोला था। क्या गलत? कुछ गलत नहीं। देख भाई, सिंपल बात है, जिनके दिल टूटे हुए होते हैं वो मोम हो जाते हैं और मोम को अपनी मनपसंद शक्ल में ढालना बहुत आसान है। सो इसलिए प्लान सिंपल है, मैं हाला को खुद से मोहब्बत पर मजबूर कर दूंगा और एंड में उसे छोड़ दूंगा। बस इसी वक्त तुम स्टोरी में एंटर होना और हाला को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना। मेरा बदला पूरा और हाला तुम्हारी, और हम दोनों अपनी अपनी लाइफ में सेट। और मैं ये बात भी वाजे कर दूंगा कि किसी के बिछड़ जाने से किसी की जान नहीं जाती। उसामा को आइडिया कुछ खास अच्छा तो नहीं लगा, मगर हाला को वापस हासिल करने के लिए इतना ड्रामा तो चल सकता था और आखिर में तो सब ठीक हो जाना था।
اس لیے اسامہ نے بھی हामी भर ली। दोनों मर्द सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, किसी ने ये नहीं सोचा कि अगर वाकई हाला हसन को अब्दुल्ला से मोहब्बत हो गई तो क्या वो बर्दाश्त कर पाएगी ये धोखा, क्या वो उसामा के साथ आगे बढ़ सकेगी। मगर नहीं, वो तो बस हिजाब के हाले में मौजूद एक मकरूर चेहरा था जिसकी असलियत को अब्दुल्ला को सबके सामने लाना था। मगर उसका उस दिल का क्या जिसमें अब्दुल्ला को अभी धड़कना था। मगर नहीं, मोहब्बत तो होती ही नहीं ना, ये तो बस बकवास है, इसमें सच तो कुछ भी नहीं। आज मौसम बहुत खुशगवार था और ऊपर से 2 लेक्चर्स भी फ्री थे। सो हाला गार्डन में बैठी अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करने लग गई। आज वो लाइब्रेरी नहीं गई थी। कल उसामा से मुलाकात के बाद वो बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, मगर फिर खुद को उसने संभाल लिया था। जब उसने बिना हाला की किसी गलती के उसे छोड़ दिया तो वो अब उसे क्यों अपनाती। सारी फजूल की सोचों को एक तरफ रखते वो पूरी तरह से प्रेजेंटेशन में मसरूफ थी। जब उसे किसी ने पुकारा, हाला। हाला ने नजरें उठा के ऊपर देखा तो उसामा हाथ में चॉकलेट्स का बॉक्स लिए खड़ा था। उसे देख के हाला का हलक तक कड़वा हो गया। उसने जल्दी से सामान समेटा और वहां से उठ खड़ी हुई। हाला, मेरी बात सुनो, देखो जो हुआ उसे भूल जाओ। आई एम सॉरी, प्लीज हाला। हाला, मेरी एक बार बात तो सुन लो। हाला के पीछे पीछे आता वो बोल रहा था, जबकि हाला ने मजीद तेजी से चलना शुरू कर दिया। वो दोनों अब रोड पर आ गए थे। आसपास के स्टूडेंट्स हैरानगी से इन्हें देख रहे थे। हाला नजरें नीचे किए तेजी से वहां से निकल रही थी जब अपनी तरफ आती कार को देख नहीं पाई। इससे पहले हाला उससे टकराती। वहीं खड़े अब्दुल्ला ने तेजी से उसे पीछे को धकेला और खुद कार के सामने आ गया। हाला तो एक पल को कुछ समझ नहीं पाई, मगर जब अब्दुल्ला को वहां फोन में देखा तो उसकी आंखें हैरत से बड़ी हो गईं और टांगे कांपने लगी। उसने उल्टे पांव कदम लिए और तेजी से वहां से भाग गई। अली और एहतशाम फौरन अब्दुल्ला को अस्पताल लेके गए थे। उसे ज्यादा चोटें नहीं आई थी, हाँ, मगर पांव की हड्डी अपनी जगह से हिल गई थी। डॉक्टर ने उसे सर और पांव की मरहम पट्टी कर दी थी। वैसे तो ये ठीक है, मगर इनके पांव में चोट की वजह से इन्हें 1 वीक के रेस्ट की जरूरत है। डॉक्टर की बात पर उन्होंने सर अस्पात में हिला दिया। अब्दुल्ला को रात तक अस्पताल में ही रखा गया था। हाला को रह रहकर अब्दुल्ला का ख्याल आ रहा था। वो अपने बाकी के लेक्चर्स भी गौर से नहीं सुन पाई थी। आखिरी लेक्चर लिए बिना वो क्लास से निकल आई जब उसे सामने आमना उजलत में आती नजर आई। आमना, रुको, कहाँ जा रही हो? उसे टेंशन में देख हाला ने पूछा। वो, हाला बाजी, अब्दुल्ला भाई को चोट लगी है, वो हॉस्पिटल में है, तो बस उनकी खैरियत पूछने जा रही हूँ। आप जानती हैं अब्बा को वो घर से जाने की इजाजत नहीं देते और कल अब्दुल्ला भाई घर चले जाएंगे तो अच्छा है ना कि अभी मिलाऊं। आमना की बात सुनकर हाला को भी यही सही मौका लगा अब्दुल्ला से मिलने का। रुको आमना, मैं भी साथ चलती हूँ। हाला कहती उसके साथ चली गई। रात से वो आमना को बता चुकी थी कि अब्दुल्ला का एक्सीडेंट उसकी वजह से हुआ था और वो अब उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। जाते हुए वो उसके लिए बुके भी खरीद चुकी थी। हॉस्पिटल पहुंचकर आमना अली की तरफ बढ़ी, जबकि साथ आती हाला को देख के वो दोनों चौंके जब आमना ने इन्हें सब बताया। हाला अब्दुल्ला के साथ साथ इन दोनों से भी शर्मिंदा थी और माफी भी मांगी जब उन्होंने खुले दिल से उसे माफ कर दिया। मैं अब्दुल्ला से मिल सकती हूँ अगर आप लोग माइंड नहीं करें तो। हाला के पूछने पर उन्होंने उसे इजाजत दे दी। रूम में दाखिल होते ही उसने अब्दुल्ला को देखा जो मोबाइल यूज कर रहा था, जबकि बाएं हाथ और पांव पर पट्टी बंधी थी। हाला को नए सिरे से एहसास निदामत ने घेर लिया था। उसके पास जाकर उसने हल्का सा गलत हुनकारा और उसे मुतवज्जो किया, जबकि अब्दुल्ला हाला को देखकर चौंका। अस्सलाम वालेकुम। उसके बेड के पास पड़े स्टूल पर बैठते वो बोली। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला ने हैरत से उसे तकते जवाब दिया। वो, ये आपके लिए। बुके उसकी जाने बढ़ाते वो बोली, जबकि अब्दुल्ला ने मजीद हैरत से बुके को पकड़ लिया। वो, सॉरी। नजरें नीचे किए वो बोली, सॉरी, मगर क्यों? अब्दुल्ला समझ तो चुका था, मगर फिर भी जानबूझकर पूछा। वो, आपका एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ ना, मैं बेध्यानी में चलती और ना ये सब कुछ होता। नजरें अभी भी नीचे थी। तुमने माफी मांगी, मैंने माफ कर दिया, मगर अब्दुल्ला रुका। मगर क्या? हाला ने हैरत से पूछा। आइंदा ऐसी हरकत मत करना। वो, क्या है ना, तुम्हें तो नहीं मगर मुझे अपनी इज्जत बहुत अजीज है और मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ ऐसा करो जिसकी बिना पर लोगों की नजरों में तुम्हारे साथ साथ मेरा इमेज भी खराब हो। बुके की तरफ इशारा करते वो एक ही बार में हिसाब चुकता कर गया था, जबकि हाला को मजीद शर्मिंदगी हुई। बाय द वे, तुम अब जा सकती हो। सॉरी भी बोल दिया, बुके भी दे दिया, अब कुछ और रहता है? अब्दुल्ला ने सवाल किया। नहीं, मेरा मतलब हाँ। वो, आपने मेरी जान बचाई, मुझ पर आपका एहसान है, मगर मैं इसे लौटाना चाहती हूँ। आपको कोई फेवर देना चाहती हूँ। हालांकि खुददारी फिर से जागी। वैसे एक फेवर कर सकती हो तुम। बहुत देर सोचने के बाद अब्दुल्ला अचानक बोला। क्या? हाला ने पूछा। अरे वही, स्टैट बताया था ना कि मैथ कमजोर है मेरा। अब्दुल्ला बोला तो हाला ने शुक्र अदा किया कि फेवर इतना बड़ा नहीं था, मगर एक शर्त है मेरी। अब्दुल्ला फिर से बोला। कैसी शर्त? हाला ने परेशानी से पूछा। तो मुझे स्टैट लाइब्रेरी में नहीं बल्कि यूनी के ग्राउंड में करवाओगी। वो, क्या है ना कि बंद जगह पर मेरा दम घुटता है, और हाँ, क्योंकि मैं एक चेन स्मोकर हूँ तो तुम्हें एडजस्ट करना होगा। हाला को सिगरेट पसंद नहीं थी, मगर वो अब्दुल्ला का एहसान रख भी नहीं सकती थी, इसलिए फौरन सर अस्पात में हिलाया और बुके उठाए वहां से निकलने को थी जब अब्दुल्ला ने पुकारा। अरे
इसे तो रखती जाओ। अब्दुल्ला ने पीछे से हाँक लगाई। माफ कीजिएगा मगर मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जिसकी बिना पर मेरे साथ साथ लोगों की नजरों में आपका इमेज भी खराब हो। उसे जवाब देती वो तेजी से कमरे से निकल गई, जबकि अब्दुल्ला हंस लिया। वाकई में लड़की है कमाल, वो खुद से बुड़बुड़ाया। वादे के मुताबिक आज अब्दुल्ला हफ्ते बाद यूं आया था और हाला अब उसे ग्राउंड में बैठी स्टैट समझा रही थी। हाला को इतना तो मालूम हो चुका था कि सिगरेट अब्दुल्ला की मोहब्बत है। वो तकरीबन आधे घंटे से स्टैट कर रहा था, जबकि ये अब्दुल्ला की चौथी सिगरेट थी, मगर हाला मजबूरी में उसे कुछ भी नहीं कह सकती थी। हाँ, पानी की एक बोतल उसके पास थी जिसमें से मिनट 2 मिनट बाद वो एक घूंट ले ली थी। अब्दुल्ला उसकी हालत बखूबी समझ रहा था और उसकी हालत से मजे भी ले रहा था, मगर इस सब अरसे में अब्दुल्ला के स्टैट के वो क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ गए थे, तो उसे टीचर्स से भी समझ नहीं आए थे। बस आज के लिए इतना काफी है। एक पूरा चैप्टर करवाने के बाद वो बोली। वो दोनों अपना सामान समेट रहे थे जब अब्दुल्ला ने अपनी छठी सिगरेट सुलगाई। ये सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, वो सिगरेट की तरफ इशारा करते बोली। हाँ मालूम है, वो मजे से कंधे उचकाए बोला। तो छोड़ क्यों नहीं देते? हाला ने हैरानगी से पूछा। बस एक आदत सी हो गई है और बुरी आदतें जल्दी छूटती नहीं, उसने वजह पेश की। अपने लिए ना सही, इनके लिए छोड़ दे जिन्हें मोहब्बत है आपसे, हाला बोली। जैसा कि अब्दुल्ला ने जांचना चाहा, जैसा कि आपके घर वाले, आपके माँ बाप, बहन भाई। हाला ने जवाब दिया तो अब्दुल्ला के चेहरे पर एक साया लहरा गया। मेरा कोई नहीं, वो जरा सख्त लहजे में बोला। मगर कोई तो कहा ना कोई नहीं है। अब की बार वो उसकी बात दुरुस्तगी से काटते बोला तो हाला ने भी मुंह बंद करना मुनासिब समझा। मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। अब्दुल्ला फौरन वहां से निकला। हाला को अब्दुल्ला को स्टैट करवाते 1 महीना हो चुका था और अब उनके साथ में सेमेस्टर के मिड थे। उफ, पता नहीं क्या होगा। आज स्टैट का पेपर था और अब्दुल्ला को शदीद टेंशन थी। अब्दुल्ला, तैयारी कैसी है आपकी? हाला ने उसे पूछा जिसकी शक्ल पर ही 12 बजे हुए थे। पता नहीं, वो नाखून चबाते बोला। बुरी बात, उसकी उंगलियों पर वो पेन मारते बोली। तो अब्दुल्ला ने उसे घूरा। फिक्र मत करिए, पेपर इंशाल्लाह अच्छा होगा, हाला मुस्कुराकर बोली। और तुम्हें कैसे पता? अब्दुल्ला ने उसे घूरा। मैंने दुआ की थी अल्लाह से आपके लिए और अल्लाह अपने बंदों की दुआएं रद्द नहीं करता, हाला मुस्कुराकर बोली। तो यकदम अब्दुल्ला ने उसे देखा जो उसे ही मुस्कुरा के देख रही थी। चलिए, टाइम हो गया है, मेरा भी पेपर शुरू होने वाला है, कहते ही वो अपनी क्लास में चली गई। पेपर नॉर्मल था। ऐसा पहली बार हुआ था कि अब्दुल्ला को तकरीबन सारा पेपर आता था और उसने टाइम पर ही पेपर पूरा कर लिया था। बस 1-2 सवाल थे जो नहीं आते थे, सो छोड़ दिए। बाकी तमाम पेपर अच्छा हुआ था। अब्दुल्ला बाहर निकला तो उसने हाला को पानी की बोतल पकड़े ग्राउंड में जाते देखा। वो मुस्कुराकर उसके पीछे भागा, मगर ग्राउंड में तो माहौल ही कुछ और था। आमना रोए जा रही थी जबकि हाला उसे चुप करवाने की कोशिश में थी। जबकि एक तरफ अली मुस्रिफ था और एहतशाम उसे कुछ कह रहा था। क्या हुआ? अब्दुल्ला ने हाला को एक तरफ आने का इशारा करते पूछा। वो आमना के अब्बू ने उसका रिश्ता उसके कजन से तय कर दिया है, बिना उसकी मर्जी पूछे, हाला ने अफसोस से आमना को देखकर अब्दुल्ला को बताया। अब्दुल्ला ने शुक्र का सांस लिया। इसे तो लगा था कि पता नहीं क्या हो गया, मगर यहाँ तो मामला कुछ और था। ये तो होना था। अब्दुल्ला आराम से कंधे उचकाए बोला। अब्दुल्ला, आप, इससे पहले हाला कुछ कर पाती। अब्दुल्ला कदम बढ़ाता आमना के सामने जा खड़ा हुआ। क्या तुम वाकई में अली से मोहब्बत करती हो? आमना के सर पर खड़े होकर उसने सवाल किया तो आमना ने सर हाँ में हिला दिया। तो जाओ और अपने अब्बू को बताओ कि तुम किसी और से मोहब्बत करती हो और ये भी कि तुम्हें उनकी पसंद नहीं। मैं ये नहीं कह सकती। आमना ने हल्की आवाज में सर नफी में हिलाया। क्यों? जब मोहब्बत की है तो हिम्मत भी करो। अब्दुल्ला का लहजा अब जरा सा सख्त हुआ था। तुम जानना चाहते थे ना अली के मुझे मोहब्बत पर यकीन क्यों नहीं? तो ये रही वजह। उसने आमना की जानिब इशारा किया। मुझे मोहब्बत के बारे में कुछ मालूम नहीं, मगर इतना जरूर जानता हूँ कि मोहब्बत करने वाले बुज़दिल नहीं होते, कमजोर नहीं होते। अली और आमना दोनों को घूरता वो बहुत कुछ जता चुका था जब दोनों ने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली। हाला ने आज पहली बार अब्दुल्ला को गौर से देखा था। उसे अब्दुल्ला की कही हर बात सच लगी थी। वो गौर से उसे देख रही थी तो जो अब न जाने इन दोनों को क्या समझा रहा था। हाला तो बस उसे देखे जा रही थी। कहाँ खो गई मोहतरमा? अब्दुल्ला ने उसके सामने चुटकी बजाते पूछा। हाँ नहीं, कहीं नहीं। हाला ने सर नफी में हिलाया और नजरें झुका ली। सब कहाँ गए? हाला ने वहां किसी को ना पाकर पूछा। चले गए, अब्दुल्ला ने हैरानगी से जवाब दिया। कब? हाला भी हैरान हुई। तब शायद जब तुम किसी के ख्यालों में खोई हुई थी। अब्दुल्ला हंसा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हाला हकलाई। रिलैक्स हाला, अब्दुल्ला बोला। हाला अचानक उसके कानों से उसामा की आवाज टकराई। हाला ने आंखें मीच ली। उसकी आंखों में गुस्सा आना शुरू हो गया था। अब्दुल्ला ने गौर से उसकी आंखों के बदलते रंग को देखा। चले, उसने अब्दुल्ला से पूछा। उसामा को उसने इग्नोर कर दिया था। हाला बात सुनो मेरी, आप तुम्हें सुनना होगा मुझे, सुने बगैर नहीं जाओगी तुम। एकदम उसामा ने उसका हाथ थाम लिया। हाथ छोड़ो मेरा। हाला दांत पीसते बोली थी। नहीं, पहले मुझे सुनो। उसामा की पकड़ सख्त हुई। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि छोड़ने का मतलब छोड़ना होता है, पकड़ना नहीं। उसामा के हाथ से हाला की कलाई आजाद करवाते हुए अब्दुल्ला उसके सामने आंकड़ा हुआ और ना जाने नजरों ही नजरों में क्या कहा कि उसामा वहां से आराम से चला गया। चले, हाला के पास आकर उसने पूछा तो उसने सर अस्पात में हिला दिया। वो दोनों चलते हुए अब पार्किंग की तरफ आ गए थे जहाँ कोई भी मौजूद नहीं था।
मिर्च की वजह से सब स्टूडेंट जा चुके थे। अपनी कार की जानिब बढ़ते दोनों अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हो गए। अभी हाला को जाते आधा सफर हुआ था जब दो नकाबपोश ने उसकी गाड़ी रुकवाई और गन पॉइंट पर उसे बाहर निकाला। इस वक्त सड़क बिल्कुल सुनसान थी। चलो मोहतरमा, जो कुछ भी है बाहर निकालो। इन दोनों में से एक ने हाला के सर पर गन रखी जबकि दूसरे ने कार बंद करके चाबी निकाल ली। हाला इन्हें सब कुछ दे चुकी थी। जब इनकी नजर हाला की चेन पर पड़ी। ये भी निकालो, वो बोला। नहीं, ये नहीं दूंगी, हाला बोलते पीछे होने लगी। तेरी ना की तो ऐसी की तैसी, कहते ही वो हाला की जानिब बढ़ा जब हाला की चीख हवा में बुलंद हुई। हाला की चीख बुलंद होते ही इनमें से एक आदमी ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर इतनी जोर से तमाचा मारा था कि वो औंधे मुंह जमीन पर गिरा गिरी थी। किस्मत से अब्दुल्ला का गुजर भी इसी राह से हुआ था जब उसने हाला की गाड़ी देखकर अपनी कार की स्पीड स्लो कर दी, मगर आगे का मंजर देखकर उसकी आंखें लहूलुहान हो गई थी। हाला का वजूद जमीन पर औंधे मुंह गिरा हुआ था जबकि अब वो दोनों उसकी जानिब बढ़ रहे थे। अब्दुल्ला ने फौरन से कार रोकी और तेजी से निकलते उसकी तरफ भागा। छोड़ो इसे, वो इन दोनों पर चिपटा और हाला से दूर किया। एक आदमी जमीन पर दूर जा गिरा जबकि दूसरे ने खुद को संभालते अब्दुल्ला पर जवाबी कार्रवाई की थी। अब्दुल्ला उसे लड़ने में मसरूफ था जब दूर गिरे आदमी ने एक भारी भरकम पत्थर उठाया, मगर इससे पहले वो अब्दुल्ला पर हमला करता हाला ने एक पत्थर से उसका निशाना बांधा। तेरी तो। अपने सर पर चोट लगते वो तड़प उठा और दोबारा से हाला की तरफ बढ़ा, मगर अब्दुल्ला ने अब उसको जा लिया और उसकी अच्छी खासी धुलाई की। पहले वाले ने अपनी पिस्तौल उठाई और अब्दुल्ला का निशाना बांधते उसके बाजू में गोली मारी। अब्दुल्ला चीख कर जमीन पर गिर गया था जबकि उसकी ऐसी हालत देख हाला की चीख भी बुलंद हो गई थी। तब तक वो दोनों वहां से हाला की कार और उसका मोबाइल लेकर भाग चुके थे। अब्दुल्ला, आप ठीक हैं? उसके बाजू से मुसलसल खून बह रहा था। दांत पर दांत जमाए उसने खुद पर काबू किया था। जल्दी से हॉस्पिटल। अब्दुल्ला सिर्फ इतना बोला था। उसकी बात समझते हाला ने उसे सहारा देके उठाया और कार की बैक सीट पर लेटाते खुद फ्रंट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट की और हॉस्पिटल की जानिब मोड़ दी। वो आधे घंटे से अंदर था जबकि हाला बेचैन सी बाहर चक्कर लगा रही थी। इतने में उसे डॉक्टर बाहर निकलते नजर आई। डॉक्टर, वो? हाला ने अब्दुल्ला के बारे में पूछा। फिक्र की बात नहीं, गोली निकाल दी है, इंशाल्लाह जल्द आराम आ जाएगा। आप चाहें तो मिल सकती हैं। डॉक्टर की बात पर सर हिलाते वो तेजी से कमरे में दाखिल हुई। आज हाला को एक अजीब सा खौफ महसूस हुआ था, किसी अपने को खो देने का डर। पता नहीं क्यों मगर अब्दुल्ला की तकलीफ उसे तकलीफ पहुंचा रही थी। अरे हाला, आओ ना। अब्दुल्ला जो किसी से कॉल पर हंसकर बात कर रहा था एकदम हाला को देखकर गड़बड़ा गया। क्यों क्यों किया ऐसा? हाला ने आंसू से लबरेज आंखों से पूछा था। अब्दुल्ला को खतरे की घंटियां बजती महसूस हुई। क्या किया मैंने? अब्दुल्ला ने उसके जवाब के डर से हकलाकर पूछा। ये क्यों किया ऐसा? इशारा उसकी चोट की तरफ था। अब्दुल्ला ने पुरसकून सांस खारिज की। तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता था। उसके गाल पर मौजूद थप्पड़ के निशान को देखते हुए बोला। क्यों? हाला ने सवाल किया। क्यों? हिम्मत है इस क्यों को जानने की? क्या बर्दाश्त कर पाओगी जवाब मेरा? मुझे डर लगता है जवाब देने से हाला। अगर तुम्हारे इस क्यों का जवाब दे दिया ना मैंने तो फिर वापसी नहीं होगी। इस राह से जो चल पड़ा हूं मैं। ढके छुपे लफ्जों में वो उस पर बहुत कुछ बातें कर गया था। उसका जवाब सुनकर हाला अपनी जगह सुन रह गई। इतनी बची नहीं थी कि वो उसकी बात का मफहूम ना समझ सकती। चलो तुम्हें तुम्हारे हॉस्टल छोड़ दूं, अब्दुल्ला कहते कमरे से निकल गया जबकि हाला भी बेजान से उसके पीछे चलती। हॉस्टल आने के बाद भी पूरी रात वो बस अब्दुल्ला को सोचती रही। या अल्लाह, वो अब थक चुकी थी उसे सोचते हुए, मगर अब्दुल्ला तो उसके जहन से नहीं निकल रहा था। उसने कोशिश की मगर लाहासिल। जब वो सोच से ना निकला तो उसकी आज की हरकत याद करके मुस्कुरा दी और बाद में उसके अल्फाज याद आते ही हाला के गाल दहक उठे। अब्दुल्ला सोने से पहले ये आखिरी लफ्ज था जो उसके लबों से अदा हुआ था। एक मीठी मगर खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ वो नींद की वादी में चली गई। आज सुबह वो यूनी पहले ही पहुंच गई थी और अब नजरें गैर इरादी तौर पर उसे ढूंढ रही थी। जब उसे वो अली और शाम के साथ आता नजर आया जो भी था, मगर हाला को यूं तीन मर्दों के दरमियान जाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए अब्दुल्ला से बाद में मिलने का सोचती वो क्लास की जानिब बढ़ गई। यार, आमना अभी तक नहीं आई। उसने कल बात की थी अपने अबू से और आज उसे मुझे इनका फैसला सुनाना था। अली मुसरिफ से मोबाइल देखते बोला। मे बी उसके अबू ने उसे गुस्से में कैद कर दिया हो। अब्दुल्ला सिगरेट की कश लगाते बोला। बकवास न कर। अली उसे घूरते बोला, जिसका उसने खातिर ख्वाह असर नहीं लिया। वैसे यार, मेरी मान ले, छोड़ दे उसे, ये मोहब्बत कुछ नहीं होती। अब्दुल्ला ने उसे समझाया। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं होती? अली चहक के बोला। जानते हो, शाहरुख खान ने कहा था जिंदगी में मोहब्बत भी एक बार होती है और शादी भी। वो फिल्मी दुनिया में पहुंचा बड़े तुरंत से बोला। हाँ, और फिर इसी कमीने ने इसी फिल्म में मोहब्बत भी दूसरी बार की और शादी भी। सिगरेट का आखिरी कश लगाते वो मखसूस भारी लहजे में बोला। उसे वापस असली दुनिया में खींच लाया। बकवासी इंसान। अली उसे घूर के बोला जब उसके मोबाइल पर आमना की कॉल आने लगी। कॉल सुनकर अली के तोते उड़ गए। उसने अब्दुल्ला को घूरा जो उसे देख रहा था। कॉल काटकर वो अब्दुल्ला की जानिब गुस्से से बढ़ा। तुम काली जुबान वाले, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अली तो अब्दुल्ला को मार देने के दर पे था। तो पहले बताए।
بتائے گا بھی تو کہ ہوا کیا ہے؟ شام نے اسے عبداللہ سے پیپریں دھکیلتے پوچھا۔ یار آمنہ کے ابو نے اس کا نکاح کل ہی رکھ دیا ہے اس کے کزن کے ساتھ، اور اسے بھی کمرے میں بند کر دیا ہے۔ اس نے بہت مشکل سے اپنی بہن سے موبائل مانگ کر مجھے کال کی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، علی پریشانی سے بولا تو عبداللہ نے اپنی سگریٹ پیر کے نیچے مس لی اور اسے دیکھنے لگا۔ چلو، وہ قدم آگے بڑھاتے بولا۔ کہاں؟ علی حیران ہوا۔ آمنہ کے گھر اس کے ابو سے بات کرنے چلو۔ چلے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، عبداللہ بولا تو ان دونوں نے حیران کن نظروں سے اسے دیکھا۔ تو سیریس ہے؟ شام نے پوچھا۔ ایک دم سیریس۔ اب نکلو۔ عبداللہ کی بات پر وہ دونوں اس کے پیچھے نکل گئے۔ حالہ کو آف ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا، مگر اسے عبداللہ کہیں نظر نہیں آیا۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی جو اس کے دل کو لاحق تھی۔ اس کے پاس تو موبائل بھی نہیں تھا۔ گھر بھی حادثے کی اطلاع اس نے اپنے روم میٹ سے موبائل لے کر کی تھی۔ وہ بے چینی سے چکر کاٹ رہی تھی جب وہ تینوں ہنستے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ مارتے اسی کی طرف آتے نظر آئے۔ حالہ کا دل چاہا وہ بھاگ کر اس کے پاس جائے اور پوچھے اسے کہ کہاں تھا وہ، مگر دل پر بند باندھ دیا۔ عبداللہ، حالہ نے اسے پکارا جو اب اکیلا بینچ پر بیٹھا تھا جبکہ علی اور شام کینٹین گئے تھے۔ ارے حالہ، آؤ نا۔ عبداللہ اسے دیکھ کر مدم سا مسکرایا جبکہ حالہ کی نظر اسے چہرے پہ بڑے تھپڑ کے نشان پر گئی۔ یہ کیا ہوا آپ کو؟ ایک دم بے قراری سے پوچھتے وہ اس کے تھوڑا نزدیک بیٹھ گئی۔ وہ یہ کچھ نہیں، کچھ خاص نہیں، عبداللہ ہنسا بولا۔ عبداللہ، حالہ نے اسے گھورا۔ انداز وارننگ زدہ تھا۔ اوکے، آمنہ کے ابو نے خاطر تواضع کی۔ عبداللہ نے چڑھا۔ ہیں؟ مگر کیوں؟ حالہ حیران ہوئی۔ وہ آمنہ کے ابو اس کی شادی کروا رہے تھے کہیں اور، بس پھر ان سے بات کرنے گیا تھا تو یہ تحفہ ملا۔ عبداللہ بولا تو حالہ ہنس دی، جس پر عبداللہ نے اسے ناراضگی سے گھورا۔ سوری، حالہ مسکراہٹ دبائے بولی۔ ویسے تھپڑ سے یاد آیا، ان دونوں آدمیوں میں سے کسی نے تمہیں تھپڑ مارا تھا نا؟ کون تھا وہ؟ اور ہاں، پولیس کو انفارم کیا؟ عبداللہ نے اچانک سوال پوچھا۔ انہوں نے تو رومال سے چہرے ڈھکے تھے، شکل یاد نہیں۔ ہاں، مگر جس نے تھپڑ مارا تھا اس کی کلائی پر ایک پھول کا ٹیٹو تھا، اور پولیس کو بتانے کے لیے میرا من راضی نہیں۔ ویسے بھی پولیس کیا کر لے گی؟ حالہ بولی تو عبداللہ نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ ویسے جب تم سب کچھ دے چکی تھی تو پھر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ عبداللہ کو یہ سوال چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ اس کی وجہ سے حالہ نے اپنے گلے سے چین نکال کر عبداللہ کو دکھائی۔ یہ میری امی کی ہے، انہوں نے مانگی، میں نے منع کر دیا، اسی لیے۔ حالہ نم آنکھوں سے چین کو دیکھتے ہوئے بولی تو عبداللہ کو بھی کچھ یاد آیا۔ بہت محبت ہے نا اپنی موم سے تمہیں؟ عبداللہ کا لہجہ کچھ بدلا سا تھا۔ بہت زیادہ، حالہ چین کو چومتے بولی تھی۔ مجھے بھی تھی محبت، بہت تھی۔ عبداللہ کی آواز میں ایک درد شامل تھا۔ اس سے پہلے حالہ ان سے پوچھ سکتی، اسے علی اور احتشام آتے نظر آئے۔ ارے حالہ، آپ یہاں کیسی ہیں؟ علی اور شام واپس آئے تو اسے دیکھ چونک گئے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیے، ہونے والے دولہا صاحب آپ کیسے محسوس کر رہے ہیں؟ حالہ نے پوچھا تو علی ہنس دیا۔ بہت اچھا، بہت زیادہ اچھا، اور یہ سب کچھ صرف عبداللہ کی وجہ سے ہوا ہے، وہ نہ ہوتا تو شاید یہ سب نہ ہو پاتا۔ علی محبت سے عبداللہ کی جانب دیکھتے بولا، جس نے خفکی سے اسے دیکھا وہ تو ہے۔ حالہ بھی عبداللہ کی جانب دیکھتے بولی تو عبداللہ کو اس کی آنکھوں میں خود کے لیے کچھ الگ محسوس ہوا، جس پر وہ مسکرا دیا۔ اچھا بھائی، آف ہو گیا ہے، گھر جانا بھی ہے یا نہیں؟ شام بولا، یار میں تو جا رہا ہوں، ماما پاپا کو بھی بتانا ہے، علی نے جواب دیا۔ رک، میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ شام اس کے ساتھ ہی نکل گیا۔ اب وہ صرف دونوں رہ گئے تھے۔ تھوڑی دیر تک وہ دونوں کے مابین خاموشی رہی، جب حالہ کو اسامہ اپنی طرف آتا نظر آیا، جبکہ عبداللہ جو اسامہ کو آتے دیکھ چکا تھا اس کی بات سمجھ گیا۔ چلو ساتھ چلتے ہیں، ویسے بھی تمہارے پاس کوئی ٹرانسپورٹ نہیں ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں تمہیں، عبداللہ بولا تو حالہ نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، ٹیکسی سے چلی جاؤں گی میں۔ حالہ اسے منع کرتے وہاں سے نکل گئی، جبکہ عبداللہ نے غصے سے جبڑے بھینچ لیے۔ اب اتنی بھی کیا پارسائی، کل بھی تو چھوڑا تھا نا اس نے۔ نخرے تو نور جہاں کے، عبداللہ اس کی پشت دیکھتے بڑبڑایا۔ علی اور آمنہ کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ آمنہ کے ابو پہلے تو ناراض رہے، مگر جب علی سے ملے اسے جانچا تو احساس ہوا کہ وہ ایک اچھا لڑکا تھا، اس لیے اب وہ بھی خوش تھے۔ سب کچھ ٹھیک تھا ماسوائے عبداللہ کے، جسے آج کل اپنی طبیعت ٹھیک نہیں محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بیمار سا رہنے لگا تھا، نہ جانے کیوں۔ عبداللہ کا وزن پہلے کی نسبت کم ہو گیا تھا، چہرے کا رنگ بھی پیلا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اسے بہت دفعہ الٹیاں بھی ہوئی تھی۔ اس کے پیٹ میں کبھی کبھار شدید درد رہتا، جس پر وہ پیناڈول کھا لیتا۔ آج بھی علی کی بارات تھی، جبکہ عبداللہ کی طبیعت بہت بگڑ گئی تھی۔ بارات رات کی تھی، جبکہ ابھی صبح کے 11 بجے ہوئے تھے۔ اس وقت وہ عمیر کے ساتھ تھا، جو کہ اس کے بھائی کے بزنس پارٹنر یاسین صاحب کا بیٹا اور اس کا دوست بھی تھا۔ عمیر اسے اپنے اور سروج کے بارے میں بتا رہا تھا، یہی کہ اسے سروج سے کتنی محبت ہے، اور یہ کہ خالص محبت کرنے والے بار بار نہیں ملتے۔ تمہیں پکا یقین ہے کہ تمہیں اس سے محبت ہے؟ عبداللہ نے اس سے پوچھا۔ ہاں، عمیر دھیمی مسکان لیے بولا۔ اچھا، اور وہ کیسے؟ عبداللہ نے جانچنا چاہا۔ کیونکہ میں اس کی بہت عزت کرتا ہوں، عمیر بولا تو عبداللہ نے اسے حیران کن نظروں سے دیکھا۔ بھلا یہ کیسا جواب ہوا؟ محبت کا دوسرا نام عزت ہوتا ہے عبداللہ، جہاں عزت نہیں وہاں محبت نہیں۔ جب تم کسی کی دل سے عزت کرنے لگو گے نا تو سمجھ لینا کہ تمہیں اس سے محبت ہے، عمیر بولا تو عبداللہ ہنسنے لگا، اور ہنستے ہنستے اسے کھانسی کے دورے پڑے۔
तभी अब्दुल्ला मुंह पर हाथ रखे वॉशरूम की तरफ भागा और उल्टियां करने लगा। उमैर जो उसके पीछे अंदर वॉशरूम में दाखिल हुआ था, उसकी हालत देखकर परेशान हो गया और फौरन उसे एम्बुलेंस को कॉल मिलाई। अब्दुल्ला के तमाम टेस्ट किए गए थे। डॉक्टर्स की को रिपोर्ट से कुछ खास उम्मीद नहीं थी। अब्दुल्ला की हालत के पेश नजर डॉक्टर्स को शक था कि उसे शायद कैंसर हो। जबकि ये बात सुनकर उमैर के तो होश उड़ गए थे, लेकिन उसने कोई भी फैसला लेने से पहले डिसाइड किया था कि वो रिपोर्ट्स आने का इंतजार करेगा। हॉस्पिटल से वापसी का पूरा रास्ता उमैर का मुख्तलिफ सोचों में गुजरा। गाये बेगाये वो नजर सांस बैठे अब्दुल्ला पर भी डाल लेता, जो सीट से टेक लगाए आंखें मूंदे बैठा था, मगर उमैर का बार बार उसे देखना वो महसूस कर सकता था। क्या बात है बड़ी? नोट कर रहा हूं कि जब से तुम डॉक्टर से मिले हो कुछ परेशान से हो, क्या कोई सीरियस इशू है? अब्दुल्ला ने आंखें खोलकर उससे पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उमैर ने झट से सर नफी में हिलाया। मगर कुछ तो है जो तुम इतना परेशान हो। अब्दुल्ला ने अब अपना रुख उमैर की जानिब कर लिया था। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें वीकनेस हुई है बहुत। तुम प्रॉपर डाइट नहीं लेते और ये भी कि तुम स्मोकिंग बहुत करते हो। जानते हो ना कितनी स्मोकिंग सेहत के लिए कितनी नुकसानदेह है। उमैर उसे अपनी तईन समझाते बोला तो अब्दुल्ला हंस दिया। नहीं छोड़ सकता। अब्दुल्ला ने नफी में सर हिलाया। क्यों? उमैर ने अबरू चुकाए पूछा। मेरे गम की दवा है ये। वो बहुत लहजा करमनाक था। उमैर को इस पर अफसोस हुआ। बारात मैरिज हॉल पहुंच चुकी थी। अब्दुल्ला की हालत भी अब कदरे बेहतर थी। बिजनेस ताल्लुकात की बिना पर उमैर भी शादी में शरीक हुआ था, मगर उसे अब्दुल्ला की फिक्र लाहक थी, जो सबसे बेनियाज भंगड़े डालने में मगन था। यार कब आएगी? निकाह के बाद बेचैन सा अली कब से आमना की राह तक रहा था। आ जाएगी। क्यों बावला हो रहा है? शाम उसके सर पर एक चिप्त रसीद करते बोला। देख शाम, बात आजा कैसे थी? दूल्हा हूं मैं। अली शाम को उंगली दिखाते बोला, और जब अचानक पूरे हॉल की लाइट्स बंद हो गई और स्पॉटलाइट में आमना आती नजर आई। उसके बाएं जानिब उसकी बहन, जबकि दाएं जानिब हाला थी। हाला जब नजरें उठाए अली को देखा तो गैर इरादी तौर पर नजरें अब्दुल्ला पर जा टिकी, जो ब्लैक पैंट कोट में बहुत अच्छा लग रहा था। मगर ना जाने क्यों हाला को उसकी शक्ल मुरझाई सी लगी। आमना को उसकी बहन थामे आगे ले गई, जबकि हाला अपनी राह में रुकी बस अब्दुल्ला को देखे जा रही थी। क्या वो बीमार है? यह सवाल उसके जहन में आया। मुझे क्या? फौरन अपने सवाल की तरदीद की, लेकिन अगर उसकी तबीयत ज्यादा खराब हुई? एक और सवाल जहन में आया, जबकि दूर खड़ा अब्दुल्ला, जो अपने ऊपर नजरों की तपिश महसूस कर रहा था, चेहरा घुमाए हाला को देखा तो उसे खुद को तकते पाया। अब्दुल्ला को देखने पर भी वो उसे देखती रही, जैसे उसकी नजरें काबू में ना हो। तो ये है हाला? उमैर ने अब्दुल्ला के बराबर खड़े होते पूछा, तो अब्दुल्ला का सर खुद ब खुद अस्बात में हिल गया। लड़की अच्छी लगती है, मगर जो तू उसके साथ करने जा रहा है वो बहुत गलत है। उमैर बोला तो अब्दुल्ला ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो आमना और अली को देखने लगा, जो अब साथ बैठे सबसे मुबारकबाद वसूल कर रहे थे। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, बस इतना वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि किसी के जाने से कोई मर नहीं जाता। अब्दुल्ला सख्त लहजे में बोला। वो इस वक्त किस दर्द की तकलीफ में था उमैर अच्छे से समझ सकता था, इसीलिए उसने खामोश रहना बेहतर समझा। वो बस अल्लाह से उसके लिए हदायत की दुआ ही मांग सकता था। उसे कब से सिगरेट की तलब महसूस हो रही थी, मगर उमैर उस पर पहरा डाले हुए था। कुछ ही देर में उमैर को कोई जानने वाला मिल गया था। अब्दुल्ला को यही सही मौका लगा और वो सबसे चुपते छुपाते बचते बचाते हॉल से बाहर निकल आया था। हाला, जो कब से अब्दुल्ला से बात करने का मौका ढूंढ रही थी, वो फौरन उसके पीछे गई। आप ठीक हैं? अब्दुल्ला को अकेले पाकर हाला ने फौरन उसके पास जाकर उससे सवाल किया, जो सिगरेट मुंह में दबाए लाइटर उसे जला चुका था। ओ हाला, कैसी हो? अब्दुल्ला ने मुस्कुराकर पूछा। मुझे छोड़े, अपना बताएं, आप ठीक हैं? हाला के लहजे में बेइंतहा फिक्र थी। हाँ ठीक हूँ, अब्दुल्ला आराम से बोला। नहीं, आप ठीक नहीं है। हाला ने सर नफी में हिलाया। अच्छा, और तुम्हें कैसे पता? अब्दुल्ला ने हैरत और मुस्कुराहट के मिले जुले तासरात लिए पूछा। आपकी शक्ल बयान कर रही है सब कुछ। आप बीमार हैं? डॉक्टर को चेक करवाया? अब्दुल्ला को अब उसके सवालों से उलझन हो रही थी। हाँ हाला हाला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे प्रॉपर डाइट की जरूरत है, बस ज्यादा कुछ नहीं। अब्दुल्ला ने जवाब दिया तो हाला ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह का शुक्र है, और ये इसे छोड़े आप। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं ही हाला ने उसके हाथ से सिगरेट खींचकर जमीन पर फेंकी। अब्दुल्ला तो उसकी दीदा दलेरी पर हैरान रह गया। जब मालूम है तबीयत ठीक नहीं तो क्यों पी रहे हैं? इतनी भी क्या तलब कि इंसान अपनी सेहत का भी ख्याल न रखे। हाला उस पर बरस रही थी, जबकि वो पुरसकून सा सीने पर दोनों बाजू बांधे उसे देख रहा था। उसने इंतजार किया उसके चुप होने का। बोल लिया जितना बोलना था। फ्रस्ट्रेशन हुई कम। अब मेरी सुनो, ये मेरी जिंदगी है हाला, सिर्फ मेरी जिंदगी, इस पर किसी का हक नहीं। मैं किसी को इजाजत नहीं देता कि कोई यूं बेजा मेरी जिंदगी में दखल अंदाज हो। किसी का मतलब किसी होता है, समझी? और हाँ, एक और बात, इतनी बेफिक्री बेकरारी भी अच्छी नहीं हाला हसन, इंसान को मार देती है ये। उसके कान के पास झुकते हुए सरगोशी नुमा आवाज में बोलता हॉल के अंदर चला गया था, जबकि हाला अपना सुन वजूद लिए उसकी बातों के जेरे असर थी। किसी
तो क्या वो उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी? क्या वो उसके लिए किसी हो गई थी? ये सोच ही तकलीफ देती हाला हसन के लिए। उसे किसी ने नहीं बनना था। अब्दुल्ला की जिंदगी में तो बिल्कुल भी नहीं। हाला और अब्दुल्ला की आखिरी मुलाकात को महीने से ऊपर हो गया था। उनका 7वां सेमेस्टर खत्म हो चुका था और अब छुट्टियों के बाद इंटर्नशिप यानी कि 8वां सेमेस्टर शुरू होना था। हाला ने अब्दुल्ला को हर तरीके से इग्नोर किया था। वो कोई बात भी करने आता तो वो हाँ में जवाब देती और उसे दूर ही रहती। मगर अब एक हफ्ता हो गया था यूनी को ऑफ मिले और वो अब्दुल्ला को नहीं देख पाई थी और वो फाइनल्स के बाद से ही गायब था। उसकी असाइनमेंट भी हाला ने खुद बनाकर सबमिट करवाई थी। नाराजगी अपनी जगह, मगर वो दिल का क्या करती जो उसकी एक झलक देखकर धड़क उठता था। आजकल उसके दिन बेकैफ से गुजर रहे थे जब उसे आमना से अब्दुल्ला की खराब तबीयत के बारे में मालूम हुआ और ये भी कि वो टाइफाइड की वजह से एक हफ्ते से हॉस्पिटलाइज्ड है। पहले उसका गायब होना और अब हॉस्पिटल, हाला को न जाने क्यों कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। वो अब्दुल्ला से मिलना चाहती थी, उसे बस एक बार देखना चाहती थी और आखिरकार दिल की आवाज पर लब्बैक कहते वो उससे मिलने हॉस्पिटल चली गई। आमना और अली हनीमून पर गए हुए थे जबकि शाम भी अपनी फैमिली के साथ दुबई अपने कजन की शादी पर गया था। हाला अभी तक अपने घर नहीं गई थी बल्कि वो हॉस्टल में ही थी। रिसेप्शन पर पहुंचकर हाला ने अब्दुल्ला की बाबत पूछा। जब उसे उसका रूम नंबर बताया गया, तेज कदम उठाती वो अब्दुल्ला के रूम की जानिब बढ़ी। वो अंदर दाखिल हुई तो वहां नर्स को जबरदस्ती अब्दुल्ला को सूप पिलाने की कोशिश करते देख हैरान हुई। अब्दुल्ला, हाला ने उसे पुकारा जो बच्चों की तरह नर्स को तंग कर रहा था। जब नर्स को साइड पर करते अब्दुल्ला ने हाला को देखा तो यकलख्त हाला के दिल को कुछ हुआ। आंखों के नीचे गहरे स्याह हल्के, चेहरे का जर्द रंग, मुरझाया चेहरा। अरे हाला आओ। नकाहत के सबब उसकी आवाज भी सही से निकल नहीं पा रही थी। अब्दुल्ला ये सब हाला से कुछ बोला नहीं जा रहा था। वो बुखार, बस और कुछ नहीं। अब्दुल्ला खांसते हुए सनफी में हिलाए बोला तो हाला का दिल बैठने लगा। सर प्लीज सूप पी लीजिए वरना आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। मैम आप समझाइए सर को, सुबह से कुछ नहीं खाया इन्होंने, नर्स मजबूर से बोली। लाइए ये मुझे दें, आप जाइए। उसके हाथ से सूप का प्याला लेके हाला ने उसे जाने को बोला और खुद अब्दुल्ला के पास बैठे चम्मच उसके मुंह की जानिब किया। अब्दुल्ला ने नखरे तो बहुत दिखाए मगर हाला ने भी उसे सूप पिलाकर दम दिया। अब्दुल्ला तब से हाला को देखे जा रहा था जिसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू चमक रहे थे। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? कमजोर सी आवाज में उसने पूछा। आपकी वजह से, हाला उसे देख के नाराजगी से बोली। मेरी वजह से क्यों? अब्दुल्ला ने हैरत से सवाल किया। आप बस ठीक हो जाए। वो सवाल के बदले सिर्फ इतना बोल पाई, इससे क्या होगा? अब्दुल्ला ने हंसकर पूछा। मुझे नहीं मालूम क्या होगा क्या नहीं होगा, मालूम है तो बस इतना कि आप जल्दी से ठीक हो जाए। यूं नहीं देख सकती आपको, वो बोली। क्यों नहीं देख सकती मुझे यूं? अब्दुल्ला ने पूछा। जवाब जरूरी नहीं। हाला ने सर नफी में हिलाया। मेरे लिए है, अब्दुल्ला जोर देते बोला। बस ये जान ले कि आप अहम हैं मेरे लिए। हाला उसकी जानिब देखते बोली। ओह, तो मतलब मोहब्बत हो गई है मुझसे? अब्दुल्ला मजाहिया अंदाज में हंसने लगा। अगर उसे मोहब्बत कहते हैं तो हाँ, हो गई है मोहब्बत। आपसे कब कैसे नहीं मालूम, बस इतना पता है कि आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। हाला निडर अंदाज अपनाए उसे देखते बोली और अब्दुल्ला जो कभी इन आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखना चाहता था आज उसे डर लगने लगा था इन आंखों से, आंखों में छलकती इस मोहब्बत से। मगर सबसे ज्यादा डर उसे अपने दिल से लगा था जो मोहब्बत का इजहार सुनकर धड़क उठा था। अब्दुल्ला ने रुख मोड़ लिया था। उसके इस अमल से हाला को तकलीफ पहुंची थी मगर वो खामोश रही। अब मैं चलती हूँ, कल इंशाल्लाह फिर आऊंगी आपसे मिलने। हाला ने पाउच साइड पर रखा और कमरे से बाहर निकल गई जब एक आंसू अब्दुल्ला की आंख से टूटकर उसकी दाढ़ी में जज्ब हो गया था। अब तो ये रोज का मामूल बन गया था। हाला रोजाना अब्दुल्ला से मिलने अस्पताल आती मगर उसे अभी तक समझ नहीं आ रही थी कि अब्दुल्ला को बुखार तो नहीं था तो फिर वो क्यों हॉस्पिटलाइज था। जैसे डॉक्टर ने फूड पॉइजनिंग बताया था। डॉक्टर का कहना था कि अब्दुल्ला का मैदा बाहर का खाकर इतना खराब हो चुका है कि अब वो कुछ भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, इसलिए उसे हॉस्पिटल में रखा गया है। ये वजह सुनकर हाला को मुकम्मल तौर पर तो नहीं मगर काफी हद तक तसल्ली मिल गई थी। इन्हीं दिनों में हाला की उमर से भी मुलाकात हो चुकी थी मगर हाला को यह समझ नहीं आ रहा था कि अब्दुल्ला की फैमिली में से कोई क्यों नहीं आया। अब्दुल्ला ने उसे सिर्फ इतना बताया था कि उसका कोई रिश्तेदार नहीं। हाला को मालूम था कि वो झूठ बोल रहा है मगर खामोश रही। हाला ने अब्दुल्ला को हर तरीके से अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाया था और अब्दुल्ला जो मोहब्बत की नफी करता था वो भी ऐसा ऐसा उसका गिरविदा होता जा रहा था। अब वो इंतजार किया करता था हाला के आने का। वो हर वक्त दरवाजे को देखता रहता, ना जाने कब वो उससे अंदर दाखिल होगी। नो 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 मिस्टर उमैर, आप समझ नहीं रहे। अब्दुल्ला का जिगर मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुका है। हद से ज्यादा स्मोकिंग ने मुकम्मल तौर पर इनका लीवर डैमेज कर दिया है। हमें फौरन लीवर ट्रांसप्लांट करना होगा वरना आई एम सॉरी हम इन्हें बचा नहीं पाएंगे। और वैसे भी लीवर ट्रांसप्लांट के बाद भी बचने के चांसेस सिर्फ 30% हैं। सोते हुए अब्दुल्ला के सर पर खड़ा डॉक्टर उसकी रिपोर्ट्स देखकर उमैर को बता रहा था जो अपनी जगह सुन हो चुका था।
कुछ मजीद बातों के बाद डॉक्टर कमरे से बाहर निकल गया, जबकि पीछे खड़ा उमैर एक अफसोस भरी निगाह अब्दुल्ला पर डालता डॉक्टर के पीछे निकल गया। इस बात से बेखबर के बेड पे लेटा वजूद सब कुछ सुन चुका था। उमैर के बाहर निकलते ही अब्दुल्ला ने अपनी आंखें खोल ली। खाली नजरों से वो बस छत को घूरे जा रहा था। इन खाली वीरान आंखों में कुछ भी नहीं था। अचानक आंखों में पानी भरना शुरू हुआ और कतरे दोनों आंखों से निकलना शुरू हो गए। हाला आज अब्दुल्ला के लिए उसकी फेवरेट चॉकलेट्स लाई थी। उसने फैसला कर लिया था कि वो आज अब्दुल्ला से जवाब देकर रहेगी। उसने देखा था अब्दुल्ला की आंखों को, उनमें बहते जज्बात को, मगर न जाने वो क्या वजह थी जो उसे रोके हुए थी। मगर वो फैसला कर चुकी थी कि आज अब्दुल्ला के दिल की बात जानकर रहेगी। अगर उसने तरदीद कर दी मेरे जज्बों की, यह ख्याल उसके जहन में आया। उफ, अच्छा सोचो हाला हसन, वो खुद को डिपटते बोली। और अगर उसने अपना लिया मेरे जज्बों को, यह ख्याल आते ही एक खूबसूरत मुस्कुराहट उसके लबों को छू गई। मुस्कुराहट दबाए वो कमरे में दाखिल हुई तो बेड को खाली पाया। अचानक लबों से मुस्कान गायब हुई। अब्दुल्ला उसके दिल को कुछ हुआ। इतने में एक नर्स कमरे में दाखिल हुई। सिस्टर, हाला ने उसे पुकारा। जी, उसने सवाल किया। ये मेरा मतलब है कि यहाँ जो पेशेंट थे, हाला ने धड़कते दिल से पूछा। ओह, वो तो चले गए, नर्स कंधे उचकाए बोली। चले गए मतलब? हाला को समझ नहीं आया था। जी, वो कल रात ही डिस्चार्ज होकर जा चुके हैं। नर्स की बात पर हाला ने सुकून का सांस लिया। वो हॉस्पिटल से निकलते तेजी से अपनी कार की जाने बढ़ी। हाला, उसने मुड़कर देखा तो उसामा वहां खड़ा था। अभी नहीं उसामा, मुझे अब्दुल्ला से मिलने जाना है। हाला तेज लहजे में बोलती कार का दरवाजा खोल चुकी थी। वो जा चुका है हाला? उसामा उसके पास आखिर बोला। हाँ, मुझे मालूम है, वो डिस्चार्ज होकर घर जा चुका है। हाला उसामा को देखते बोली। नहीं हाला, उफ, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? वो ये शहर छोड़कर जा चुका है हाला, हमेशा हमेशा के लिए। उसामा उसका बाजू थामकर उसे अपने सामने किए बोला। क्या बकवास कर रहे हो? हाला गुस्से से अपना बाजू छुड़वाते बोली। बकवास नहीं है हाला, सच है ये सब ड्रामा था हाला। तुम्हें खुद से मोहब्बत करवाने के लिए अब्दुल्ला ने ये सब किया था। वो कार, तुमसे एक्सीडेंट होना, अब्दुल्ला का तुम्हें बचाना, वो गुंडों का हमला, सब कुछ प्री प्लान था। और तो और अब्दुल्ला ने अली और आमना की मदद भी सिर्फ इसलिए की थी ताकि वो तुम्हारी नजर में अच्छा बने। उसामा बोलता चला गया, जबकि हाला दोनों बाजू सीने पर बांधे उसे देख रही थी। हो गया तुम्हारा? तुम्हें क्या लगा उसामा तुम कुछ भी बकवास करोगे और मैं मान लूंगी? नहीं उसामा, अब नहीं आऊंगी मैं तुम्हारी बातों में। और हाँ, मैं जा रही हूँ अब्दुल्ला के पास। हाला उसे बोलते दोबारा कार की जाने मुड़ी। ठीक है, मत यकीन करो मेरी बात का, बस एक बार उसे देख लो। उसामा ने अपने मोबाइल से एक वीडियो प्ले करके हाला को दिखाई। जैसे जैसे वीडियो आगे होती गई, हाला के तासरात बदलते गए। वो यकीन नहीं कर पा रही थी। ये हाला से कुछ भूला ना गया, ये सब कुछ प्लान था हाला। अब्दुल्ला की जिद थी तुम। हाला, बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। वो तो हारी मोहब्बत के काबिल भी नहीं तुम्हारी। प्लीज हाला, भूल जाओ उसे, मुझे अपना लो प्लीज। उसामा उसके दोनों हाथ थामते बोला तो हाला ने अपने हाथ आजाद करवाए और सर नफी में हिलाते तेजी से कार में बैठे वहां से निकल गई। 1.5 साल बाद। माइस उठ जाओ, देर हो रही है। कमरे का दरवाजा बार बार खटखटाए वो बोली। आया। माइस की सोई हुई आवाज आंखों से नींद का गलबा हटा गई और उसकी आवाज कानों से टकराई तो उसने सुकून का सांस लिया। क्या हुआ? जागा? नाश्ते की टेबल पर बैठी जिक्रिया आपा ने पूछा। जी, फाइनली जाग गया, हाला मुस्कुराते बोली और कुर्सी पर बैठकर अपने लिए कप में चाय निकालने लगी। अच्छा हाला, वो जो उस दिन लड़की आई थी, माइस को लेके, भला सा नाम था उसका? जिक्रिया आपा सोचते बोली। कौन? फ्रीहा? हाला ने कप लबों को लगाया। हाँ वही, वो बच्ची यहीं रहती है हमारी सोसाइटी में। सोच रही हूँ इस घर खाने पर बुला लूँ उसकी फैमिली के साथ। जिक्रिया आपा पर सोच अंदाज में बोली। जैसे आपकी मर्जी, हाला ने जवाब दिया। बस कर दे, अब इतना भी कोई एहसान अजीम नहीं किया उसने, वैसे भी चोट भी उसी की वजह से लगी थी माइस को। टेबल पर आती नीलम मुंह बनाए बोली तो हाला ने मुस्कुराकर सर नफी में हिलाया। नीलम? जिक्रिया आपा भी अंदाज में बोली। गुड मॉर्निंग। माइस वहां आकर चहकती आवाज में बोला। गुड मॉर्निंग। नीलम ने मुस्कुराकर उसे जवाब दिया। सलाम लेते हैं। हाला ने उसे टोका तो जिक्रिया आपा मुस्कुरा दी। अच्छा ना, माइस बच्चों की तरह बोलता जिक्रिया आपा के साथ जा बैठा। अच्छा, आज रात हम सब पार्क जाएंगे, ओके? माइस ने ऐलान किया तो सबने सर इस बात में हिला दिया। ओके, हम आवाज सबका जवाब आया। ओके, मैं चलती हूँ, मेरा इंटरव्यू है, अल्लाह हाफिज। नीलम बोलते जल्दी से निकल गई थी। मैं भी यूं जा रहा हूँ। नाश्ता खत्म करते ही माइस बोला। अब सिर्फ हाला और जिक्रिया आपा रह गए थे टेबल पर। तुम ऑफिस कब से ज्वाइन करोगी? जिक्रिया आपा ने उससे पूछा। वो आपा, मैंने सोचा है कि मैं ऑफिस ज्वाइन नहीं करूंगी, हाला ने जवाब दिया। तो फिर? जिक्रिया आपा ने एक पल को उसे देखा। दरअसल मैंने टीचिंग के लिए अप्लाई किया था तो मुझे पंजाब कॉलेज फॉर वुमेन्स प्री इंजीनियरिंग से लेटर आ गया है और अब मैं वहाँ मैथ्स पढ़ाऊंगी, हाला ने जवाब दिया। और यूनी, इसका क्या? तुम्हारा एमफिल का दूसरा साल शुरू हो चुका है, हाला कैसे मैनेज करोगी? जिक्रिया आपा ने पूछा। मेरी क्लासेस इवनिंग की हैं जबकि कॉलेज सुबह का।
मैनेज हो जाएगा, हाला रसानियत से बोली थी। मुझे कोई मसला नहीं। ज़िक्रिया आपा मुस्कुराकर बोली तो हाला भी मुस्कुरा दी। तुम ठीक हो हाला? ज़िक्रिया आपा ने रोज़ाना की तरह सवाल किया। पता नहीं जवाब भी वैसा ही आया था। हाला ने वापस आकर अपने और अब्दुल्ला की एक एक बात ज़िक्रिया आपा को बता दी थी। वो कितने दिन कितनी रातें रोई थी, इस बात से सिर्फ ज़िक्रिया आपा ही वाकिफ थी। उसे भूल क्यों नहीं जाती? ज़ोहरा आपा उसे हमदर्दी और मोहब्बत से देखते बोली। नामुमकिन। हाला का सर नफी में हिला। कोशिश तो की जा सकती है ना? ज़िक्रिया आपा ने तजवीज़ दी। पिछले 1.5 साल से कर रही हूँ, दुआ कीजिएगा कामयाब हो जाऊँ। बात खत्म करते ही उसने बर्तन समेटे और इन्हें किचन में रखने चली गई। ज़िक्रिया आपा ने बहुत दूर तक उसकी पुश्त को घूरा था। इस पर अपना रहम फरमा अल्लाह। उन्होंने दिल में अल्लाह से दुआ की। भाई भाई प्रिया रात का खाना खाने के बाद से ही हसीब के इर्द गिर्द मंडला रही थी। जी हसीब ने लैपटॉप साइड पर रखकर उसे पूछा, आज पार्क चलें वॉक पर? इसी बहाने हमारी इस नई सोसाइटी में लोगों से जान पहचान भी हो जाएगी। फरिया ने इसे आइडिया दिया। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, बैठी रहो घर। उसके सर पर चिप लगाते अब्दुल्ला बोला। फरिया ने घूर कर अपने भाई को देखा। उसका रंग अब गोरे से हल्का गंदमी हो गया था। चेहरे पर बड़ी हुई शेव अब हल्की हो चुकी थी। बाल भी फौजी कट करवाए थे, मगर सबसे बढ़कर उसकी आंखें थी जो अब अपनी चमक खो चुकी थी। हसीब ने गौर से उसे देखा जो फरिया को तंग किए जा रहा था, मगर आंखों में मौजूद अकेलापन कायम था। अच्छा बस लड़ना बंद करो और चलो चलें। हसीब उठते बोला। ओ यस लव यू भाई एंड हेट यू। हसीब के गले लगते उसे मोहब्बत से बोलते उसने अब्दुल्ला को घूरा। अब्दुल्ला के चेहरे की मुस्कान तो उसके हेट यू पर ही मदम हो गई थी। हाला अचानक ये नाम जुबान से फिसला और आंखों में नमी घुलना शुरू हो गई। उसने अपने बहन भाई को देखा जो हर फिक्र से आजाद आपस में हंस रहे थे। अब्दुल्ला अब्दुल्ला उसे बार बार बुलाती। फरिया यकदम उसके कान में चिल्लाई। हाँ? अब्दुल्ला ने पूछा। कहाँ गुम हो? जाना नहीं है? चलो चले। फरिया ने उसे कहा। नहीं मेरा मूड नहीं, तुम लोग जाओ। अब्दुल्ला बेजारियत से बोला। अब्दुल्ला चलो ना, तुम कहीं भी नहीं जाते, प्लीज भाई आप इसे बोले ना। फरिया ने हसीब को कहा। अब्दुल्ला आ जाओ। हसीब बोला तो अब्दुल्ला ने सर अस्पात में हिला दिया। यस। प्रिया हाथ में हवा में बुलंद करते बोली। वो अभी पार्क में एंटर ही हुई थी कि हवा में उड़ती बॉल सीधी उसके सर पर आन लगी। प्रिया तो वहीं अपना सर पकड़कर बैठ गई, जबकि उसके साथ खड़े अब्दुल्ला की तो हंसी निकल गई। अब्दुल्ला का तो कहका ही ना रुके, जबकि हसीब तो वाकई में परेशान हो गया। इतने में फसाद की जड़ मतलब के माइस भागते हुए उसके पास आया। ओ मेरी बॉल, शुक्र है मिल गई, मैं तो डर ही गया था। प्रिया के बिल्कुल करीब बैठते उसने मजे से बॉल उठाई और वहां से चलता बना, जब हसीब की गौसीली आवाज ने उसे रोका। क्या तुम पागल हो? हसीब गुस्से से बोला। नहीं मैं माइस हूँ। माइस ने जवाब देते मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। माइस के नाम पर जहां फरिया ने झटके से सर उठाया, वहीं अब्दुल्ला भी माइस को दाद दिए बिना न रह सका। हसीब तो हैरानगी से इस 23 साल के बच्चे को देखकर हैरान रह गया। जब माइस की नजर फरिया पर पड़ी, जिसने फौरन से नजरें नीचे कर ली। जब माइस भी उसके बराबर बैठा, घास पर हाथ फेरने लगा। इन तीनों बहन भाइयों ने हैरत से उसकी इस हरकत को देखा। माइस क्या क्या कर रहे हो तुम? फरिया हैरान हुई। तुम्हारे पैसे ढूंढ रहा हूँ जो खो गए हैं, वो फरिया की जमीन पर बैठने की वजह ये समझते हुए बोला। और आप दोनों को शर्म नहीं आती? आपने इस बेचारी की मदद नहीं की। अब की बार वो उसके दोनों भाइयों को लिटाड़ते बोला, जिस पर वो दोनों हैरान रह गए, जबकि फरिया ने मुस्कुराहट दबा ली। माइस माइस यहाँ क्या कर रहे हो? इतने में नीलम और हाला उसकी तरफ आई। हाला तो अब्दुल्ला को वहीं देखकर रास्ते में रुक गई थी, जबकि अब्दुल्ला की तो उसको देखकर बत्ती सी बाहर निकल आई। उसकी आंखों में से अचानक ही अजीब सी रोशनी फूटने लगी, जबकि हाला के तो कदम ही जमकर रह गए थे। नीली, वो ना मेरी फ्रेंड के पैसे गुम हो गए थे, वही ढूंढ रहा हूँ। और देखो ये बड़े बड़े दोनों भाइयों को उसकी मदद नहीं कर रहे। इसने मुंह बसोरते नीलम को शिकायत की, जिस पर हसीब को तो गुस्सा आ गया। ओ यू इडियट, कब से तुम्हारी बकवास बर्दाश्त कर रहा हूँ। एक तो अपनी बॉल से मेरी बहन का सर फाड़ दिया और अब दूसरा ये बच्चों जैसा बिहेव कर रहे हो, स्टूपिड। एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। हसीब तो बोल चुका, मगर अब हाला और फरीहा दोनों की नजरें नीलम पर थीं, जो कि तप चुकी थी। हाँ हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मुझे तो आपका भाई पागल लगता है। जाएं इसका किसी मेंटल हॉस्पिटल से इलाज करवाएं। अब की बार तो फरीहा और हाला दोनों ने आंखें मीच ली। नीलम का चेहरा जब से सुर्ख हो गया था। उसने बिना कुछ कहे हाथ में पकड़ी पानी की बोतल का ढक्कन खोला और दोनों भाइयों को उससे नहला दिया। फरीहा अब उठ चुकी थी, हैरत के मारे अपने दोनों भाइयों को देखने लगी, जिनके मुंह खुल गए थे। ज्यादा गुस्सा इंसान के लिए नुकसानदेह होता है, तो एहतियात लाजिम है। हसीब के सामने खड़ी उसकी आंखों में आंखें डाले वो बोली, यू फूल। इससे पहले कि हसीब कुछ बोलता, नीलम ने हाथ के इशारे से उसे चुप करवाया। नो लिसन टू मी यू मिस्टर पोल, आइंदा से अगर मेरे भाई को पागल कहने की कोशिश की या इस हवाले से कोई भी बात की
तो वो हशर करूंगी कि देखते रह जाओगे और याद रखोगे कि नीलम हसन कौन थी। टिश्यू से उसके माथे पर चमकती पानी की नन्ही बूंदों को साफ करते वो वार्निंग ज्यादा लहजे में बोली, और ये बात तुम पर भी लागू होती है। अब उसका इशारा अब्दुल्ला की तरफ था, जिसने फर्मा बरदारी से हाँ में सर हिला दिया। हसीब तो इस लड़की को देखकर रह गया था। अरे बच्चों, कब से वेट कर रही हो, तुम लोग यहाँ हो। अरे फरिया बेटा, तुम कैसी हो? इन तीनों से बात करते यकदम उनकी नजर फरिया पर पड़ी। अस्सलाम वालेकुम आपी। फरिया ने झट सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, मेरा बच्चा कैसी हो? उन्होंने उसे शीरीन लहजे में जवाब दिया। अभी आप जानती हैं, माइस ने बॉल इतनी जोरों से हिट किया कि वो फ्लाई करता सीधा फरिया के सर पे लगा। इससे पहले फरिया कोई जवाब देती, माइस फट से बोलता इनसे लिपट गया। हाँ क्या सच में? तो आपने सॉरी किया? प्यार से उसके बालों को संवारते उन्होंने पूछा। कहाँ? ये सब आपस में लड़ने लग गए। उसका इशारा इन चारों की तरफ था। नीलम, हाला। उनका लहजा एकदम सख्त हो गया। बच्चों के कसम ले ले, मैंने कुछ नहीं किया। हाला ने फौरन सफाई दी। हाँ, पिंकी ने कुछ नहीं किया। माइज ने भी उसका साथ दिया। पिंकी, अब्दुल्ला की तो उसके नाम पर हंसी निकल गई, जिस पर हाला ने उसे जबरदस्त घुरी से नवाजा। नीलम, अब उनका रुख उसकी तरफ था। जिक्रिया बाजी, आप नहीं जानती, इन्होंने माइज को पागल कहा और बोले इसे डॉक्टर की जरूरत है। वो झंझलाते हुए बोली। हाँ तो पागल को पागल ही बोलेंगे ना। अब्दुल्ला बुड़बुड़ाया, मगर हाय रे उसकी बुरी किस्मत जो उसकी बात नीलम के कानों तक पहुंच गई। तुम ठहरो जरा, बताती हूँ मैं तुम्हें। वो अपनी आस्तीनें चढ़ाते अब्दुल्ला पर चढ़ दौड़ी, जो फौरन हसीब के पीछे छुप गया। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उसका हाथ उठा था और हसीब की फौलादी गिरफ्त में था, जिसका चेहरा बिल्कुल संजीदा था। मैं तुम्हारा लिहाज सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि अव्वल तो ये कि तुम एक लड़की हो, और दूसरा मेरी टीचर की बहन हो तुम। स्पाट लहजे में बोलते उसने नीलम का हाथ छोड़ा और अब जिक्रिया बज्जू के सामने जा खड़ा हुआ। कैसी हैं आप? बहुत मोहब्बत से उनका हाथ अपनी आंखों पर लगाते उसने पूछा, जबकि बाकी की अवाम हैरत से ये तमाशा देख रही थी। मैं ठीक हूँ बच्चे, तुम कैसे हो? वही मीठी मुस्कान। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और माफी चाहता हूँ कि माइस के साथ अपने रवैये पर। आपका भाई है मालूम नहीं था, वो नादिम लहजे में बोला था। आपका भाई है मालूम नहीं था? किसी और का होता तो कोई शर्मिंदगी नहीं थी ना अपने रवैये पर। नीलम जलकर बोली। कोई बात नहीं, तुम अपनी गलती पर नादिम हो, यही काफी है। उसका हाथ थपथपाते वो बोली और साथ ही नीलम को आंखों के जरिए वार्न किया। चले अब हमें इजाजत दें, हम चलते हैं। वॉक करने का तो सारा मूड वर्क हो गया। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। उन्होंने फोर्स ना किया। एक बार फिर से सॉरी, और आपने सही कहा, इंसान को वाकई गुस्से को काबू में करना आना चाहिए। नीलम के पास से गुजरते वो उसे देख के बोला, चलो बजू। प्रिया और अब्दुल्ला को मुखातिब किया वो बोला, और आप प्रिया को रोक लेना, वो मेरे साथ खेले। माइस ने जिद की। छोड़ो माइस, जाने दो, हम है ना, हम खेलेंगे। नीलम ने उसे पुचकारा। हाँ माइस, हम खेलते हैं, चलो। हाला ने भी हाँ में हाँ मिलाई। नहीं, मुझे उसी के साथ खेलना है। और शुरू उसकी बच्चों जैसी फरमाइश। बेटा समझने की कोशिश करो, प्रिया को जाना है ना घर। उन्होंने समझाया। मुझे नहीं पता, खेलना है तो बस खेलना है। हाला, माइस को उसकी मेडिसिन दी थी आपने? उन्होंने हाला से सवाल किया। वो आई एम सॉरी आपी, मैं भूल गई, सोचा घर जाकर दे दूंगी। वो सर झुकाए मुजरिम की तरह बोली थी। इट्स ओके आपी, मैं रुक जाती हूँ खेलने के लिए। प्रिया खुद ही बोल पड़ी। अरे नहीं बच्चा, आप फिक्र ना करो, इन्हें अफसोस हुआ। अरे कोई मसला नहीं, मैं रुक जाती हूँ। भाई दोनों वापस चले जाएंगे। प्रिया तुम अकेले कैसे आओगी? हसीब ने परेशानी से पूछा। जो भी था वो उसके यूं अकेले आने के हक में नहीं था। अरे भाई कोई बड़ी बात नहीं, माइस के घर से 5 मिनट के वॉक पर तो हमारा घर है। उसने हल निकाला। अच्छा चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। वो हार मानते लहजे में बोले। ओके, तो डिसाइड हो गया कि मैं माइस के साथ खेलूंगी। प्रिया मुस्कुराते बोली तो माइस अपनी जगह से उछल पड़ा। चलो प्रिया, मैं हम चलकर खेलते हैं। माइस उसका हाथ थामे वहां से ले गया। अगर इस वक्त माइस की जगह कोई और होता तो हसीब और अब्दुल्ला उसका कचूमर बना देते, मगर चूंकि माइस की जहनी हालत को देखते उन्होंने कुछ नहीं कहा। अच्छा हमें इजाजत, खुदा हाफिज। हसीब ने बोलते ही वहां से बाहर की राह ली, मगर जाते वक्त नीलम का पूरा जायजा लेना ना भूला, और दूसरी तरफ अब्दुल्ला का भी यही हाल था। मैंने कहा था ना कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे, देख लो। हालांकि पास से होते उसने कान में सरगोशी की, जो हसीब की जीरक निगाहों से न बच सकी। उसामा के बोले किसी भी हर्फ या उसकी दिखाई गई वीडियो पर हाला को अभी तक यकीन नहीं आया था। वो खुद रूबरू अब्दुल्ला से बात करना चाहती थी, मगर उसके फ्लैट पर लगा ताला देख हालांकि आंखें भर आईं। उसने अली से झूठ बोला कि अब्दुल्ला का नंबर मांगा था, मगर मोबाइल स्विच ऑफ रहा था। हालांकि हालत हद दर्जा बुरी हो चुकी थी। रो रो कर उसने अपनी आंखें सुजानी थी। रिसर्च वर्क की वजह से वो अभी भी अपने हॉस्टल में ही थी। वैसे भी कुछ ही दिनों में उनका इंटर्नशिप सेमेस्टर शुरू होने वाला था। अली, आमना और शाम तीनों वापस आ चुके थे, मगर अब्दुल्ला कहाँ गया किसी को इल्म नहीं था। अली और शाम तो ये भी नहीं जानते थे कि अब्दुल्ला कहाँ रहता था। 4 सालों की इसी दोस्ती में अब्दुल्ला ने कभी कभी भी
इन्हें अपनी फैमिली के हवाले से कुछ नहीं बताया था और ना ही उन्होंने जानने में इंटरेस्ट लिया था। अली और शाम ने अपने तय पूरी कोशिश की थी अब्दुल्ला को ढूंढने की, मगर ला हासिल। मिस हाला हसन, वार्डन ने उसे पुकारा जो अपने कमरे की जानिब जा रही थी। जी। हाला ने रास्ते में रुककर पूछा। ये आपके लिए, एक खत उसकी जानिब बढ़ाते वो बोली। मेरे लिए? हाला खत हाथ में लिए हैरान थी। भला आज के दौर में खत कौन लिखता था? खैर, कंधे झुकाए वो अपने कमरे की जानिब चली गई। कमरे में दाखिल होते ही उसने अपनी तमाम चीजें अपनी जगह पर रखी और नमाज की नीयत से अपने कमरे में चली गई। नमाज अदा करने के बाद उसने अपने लिए चाय बनाई और बालकनी में बैठकर पीने लगी। थोड़ी देर बाद ही वो अपने रिसर्च वर्क पर असाइनमेंट बनाने लग गई। खत तो वो कब का भुला चुकी थी। अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद वो मोबाइल उठाने की नीयत से टेबल की जाने पड़ी जब वहां रखा खत नजर आ गया। वो तो उसे भूल ही गई थी। हाला ने खत निकाला और उसे पढ़ना शुरू किया। हाला, कैसी हो? मैं अब्दुल्ला। ये खत कितनी हिम्मत से लिखा ये नहीं जानता। हिम्मत तो तुम्हारा सामना करने की भी नहीं थी। हाला, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, मगर मेरे लिए नहीं। तुमने मुझसे मोहब्बत का एतराफ किया, मुझसे जवाब भी मांगा, मगर ना तो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और ना ही इसका कोई जवाब है मेरे पास। बस इतना जान लो कि तुम एक चैलेंज थी मेरे लिए, सिर्फ एक चैलेंज। मेरा मकसद क्या था तुम अब तक जान चुकी होगी। मैं जानता हूँ तुम्हें इस वक्त मुझसे नफरत महसूस हो रही होगी, होनी भी चाहिए, मगर मेरी गलती नहीं। तुम्हें मुझसे मोहब्बत हुई ये तुम्हारी गलती है, बल्कि तुमने तो मुझ पर साबित कर दिया कि तुम भी इन्हीं लड़कियों में से एक हो जो थोड़ी सी तवज्जो मिलते ही पके फल की तरह झोली में गिर जाती हैं। खैर, मैं मानता हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसा गेम नहीं खेलना चाहिए था। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ हाला, मानता हूँ मैं। अगर जिंदगी और वक्त ने मुझे मोहलत दी तो हम दोबारा मिलेंगे हाला। और हाँ, मैं माफी मांगूंगा तुमसे। उम्मीद है तुम मुझे माफ कर दोगी। मगर गलती तुम्हारी थी हाला, सिर्फ तुम्हारी। खत खत्म हो गया, मगर हाला की आंखें इसी पर टिकी नहीं। कितनी आसानी से उसने हाला पर इल्जाम लगा दिया था। वो भी तो था जिसने हाला को इशारा दिया था। तुम सही कह रहे हो अब्दुल्ला, मेरी ही गलती थी जो अपनी कीमती जज्बात तुम पर जाया किए। वो फुट फुट कर रो दी। आई हेट यू अब्दुल्ला, आई रियली हेट यू। उसे व्हाट्सएप मैसेज भेजते हाला फिर से रोने लगी। हेलो, मोबाइल पर आती जिक्रिया आपा की कॉल पर उसने मोबाइल उठाया। हेलो हाला, कैसी हो बच्चे? जिक्रिया आपा ने मोहब्बत से पूछा। बच्चों, हाला रोना शुरू हो गई थी। हाला, बच्चे क्या हुआ है? जिक्रिया आपा को उसकी फिक्र हुई। आपा, वो सब खत्म हो गया आपा। आपकी हाला ने सब कुछ खत्म कर दिया, तोड़ दिया आपका मान, मिट्टी में मिला दी आपकी इज्जत, सब कुछ खत्म कर दिया उसने। हाला की बातों पर जिक्रिया आपा का दिल डूबने लगा। दूसरे ही दिन जिक्रिया आपा हाला के हॉस्टल में मौजूद थी। हाला इन्हें सब कुछ बता चुकी थी। आई एम सॉरी आपा, आपको मुझसे नफरत हो रही होगी ना? हाला उनकी गोद में सरक के बोली। क्यों होगी नफरत? जिक्रिया आपा ने पूछा। क्योंकि मान तोड़ा आपका। आपने कभी झुकना नहीं सिखाया था और मैं झुक गई। आपने हमेशा से सिखाया कि झुको तो सिर्फ अल्लाह के सामने, और मैं नादान एक इंसान के सामने झुक गई। इंतजार में रहती कि कब वो भी मुझे इन मोहब्बत भरी निगाहों से देखेगा, कब कहेगा कि हाला, मुझे भी तुमसे मोहब्बत है। इंतजार रहता। वो जब हॉस्पिटल में था ना तो मुंतजिर रहती कि कब वो मुझे कोई काम कहे, हुक्म करे और मैं पूरा करूं। पागल थी ना मैं, बहुत बड़ी, मगर अब अकल आ गई है। जिक्रिया आपा बस उसे सुने जा रही थी। अगले कुछ दिन जिक्रिया आपा हाला के पास रही थी। इन्हीं दिनों उसामा का रिश्ता आया था हाला के लिए, जिसको जिक्रिया आपा ने सहूलत से मना कर दिया था। हाला का BS कंप्लीट हो चुका था और अब वो जा रही थी सब कुछ छोड़कर, हमेशा हमेशा के लिए। हाला अपनी फैमिली के साथ लाहौर में ही एक नई सोसाइटी में शिफ्ट हो गई थी। उसने अपना नंबर तक चेंज कर लिया था। किसी को भी मालूम नहीं था कि वो कहाँ गई। पहले अब्दुल्ला और अब हाला। अली, आमना और शाम तीनों सख्त परेशान थे। पार्क से आते ही वो तेजी से अपने कमरे की जानिब भागी। इसे क्या हुआ? नीलम ने हैरानगी से पूछा। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा थक गई है, जिक्रिया आपा ने जवाब दिया। सच, एक ना एक दिन हाला के सामने आना था, मगर यूं इन्हें इल्म नहीं था। जिक्रिया आपा को हाला की फिक्र सताई जा रही थी। हाला ने कमरे में दाखिल होते ही वो खत निकाला। तो अब वक्त आ गया कि तुम मुझसे माफी मांगो अब्दुल्ला। जैसा तुमने लिखा था इस खत के टुकड़े टुकड़े कर दी, हाला गुस्से से बोली। सुबह होते ही हाला बिना किसी से मिले कॉलेज के लिए निकल गई थी। आज उसकी पहली क्लास थी। जिक्रिया आपा उसे नाश्ते की टेबल पर ना पाकर समझ गई थी कि वो इनसे हद दर्जा नाराज है। अरे, ये हाला कहाँ गई? नीलम उसे ना पाकर पूछ बैठी। कॉलेज गई है, पहला दिन है उसका। उसे वहाँ एज अ मैथ टीचर जॉब मिली है। जिक्रिया आपा ने चाय की चुस्की लेते जवाब दिया। है, ये कब हुआ? नीलम ने हैरानगी से पूछा। एक दो दिन पहले, जिक्रिया आपा ने जवाब दिया। हद है, और मुझे किसी ने बताया भी नहीं, नीलम ने शिकवा किया। तुम्हें बताने से क्या होना था? जिक्रिया आपा ने हैरानगी से पूछा। मैं बहन हूँ, मुझे पता होना चाहिए, नीलम शिकवा करते बाज नहीं आई। तो अब पता चल गया ना, काफी है। वो भी हनुस पुरस्कून लहजे में बोली। आपा, नीलम मिनमिनाई। ड्रामा मत करो और जाकर बर्तन धो। जिक्रिया आपा झिड़क कर बोली, जिस पर नीलम का मुंह बन गया। अच्छा, जाती हूँ।
छुट्टी का टाइम होते ही हाला तेजी से कॉलेज से निकली और उसे जल्द अज जल्द यूं ही पहुंचना था। या अल्लाह हाला जल्दी करो वरना लेट हो जाएंगे। तेज तेज कदम उठाते वो एक काले रंग की चिमचिमाती कार को पार करते अपनी कार की जानिब बढ़ी। काले रंग की कार से निकले इस शख्स ने हाला को पुकारा। अपने रास्ते में रुकी हाला ने मुड़कर देखा तो उसे अपना सांस ज्यादा महसूस हुआ। अब्दुल्ला उसके लब हिले। हाला अब्दुल्ला मुस्कुराता उसकी जानिब बढ़ा। जी फरमाइए, हाला स्पाट लहजे में पूछा। अब्दुल्ला को उससे ऐसे रिएक्शन की ही उम्मीद थी। हाला बात सुनो मेरी, मुझे मौका दो बोलने का, तलाफी करने का। अब्दुल्ला उसके सामने आ खड़ा हुआ। तलाफी? हाँ तलाफी, आपको तलाफी करना थी ना। उसके सामने खड़ी दोनों बाजू सीने पर बांधे हाला ने नजरों में नजरें गाड़े अचानक से पूछा था। हाला मेरी बात तो सुन। इससे पहले अब्दुल्ला कुछ कह पाता, हाला ने हाथ उठाकर उसे बोलने से रोक दिया। आपने लिखा था अपने खत में कि अगर हम दोबारा कभी मिले तो आप तलाफी करेंगे, माफी मांगेंगे मुझसे। तो मांगिए मुझसे माफी, कीजिए अपना गुनाह कबूल और उसके बाद भूल जाइए कि आप किसी हाला को भी जानते थे। जैसे हाला भूल जाएगी कि उसकी जिंदगी में कोई अब्दुल्ला भी आया था। खुद पर जब्त करते वो मजबूत लहजे में बोली। हाला मगर मेरी बात, माफी, सिर्फ माफी चाहिए आपकी और कोई बात नहीं। हाला ने सर नफी में हिलाया। और हाँ, जब बात माफी की हो तो आ जाइएगा ताकि मैं भी आपको माफ कर सकूं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाऊं। क्योंकि माजी को साथ बांधे ना तो मैं हाल में भी जी सकती हूँ और ना ही मेरा मुस्तकबिल बन सकता है। तो अच्छा होगा कि हम ये मामला जल्द अज जल्द सुलझाएं ताकि आप अपने और मैं अपने रास्ते जा सकूं। हाला पुरसुकून लहजे में बोलती। अब्दुल्ला का सुकून गारत कर गई थी। हाला जिक्रिया आपा ने उसे पुकारा जो इन्हें इग्नोर किए अपने कमरे की जानिब गामजन थी। पिछले एक महीने से उसकी बोलचाल बंद थी और एक महीने में एक ऐसा दिन नहीं था जब अब्दुल्ला ने उससे बात करने की कोशिश ना की हो। जी, उसने पूछा। इधर आओ, उन्होंने पुकारा तो वो उनकी जानिब चल दी। यहाँ बैठो। अपने पहलू में उसे बैठने का इशारा किया। नहीं मैं ठीक हूँ, आप बोले। उसने इनकार किया। बात लंबी है, बैठ जाओ। उनकी बात पर हाला बिना कुछ बोले बैठ गई। नाराज हो? उन्होंने मोहब्बत से बालों पर हाथ फेरते पूछा। आपको फर्क पड़ता है? हालांकि शिकवे पर वो मुस्कुरा दी। बिल्कुल पड़ता है। तो छुपाया क्यों? क्यों नहीं बताया कि आप पहले से जानती हैं उसे? क्या मेरी तकलीफ, मेरा दुख, मेरा सिसकना बेमैनी था? उसने शिकवा किया। जरूरी था हाला? उन्होंने एक लंबी सांस खारिज की। क्या मेरी तकलीफ से भी ज्यादा जरूरी? आप एक ऐसे शख्स से मिलती रही जिसने आप ही की बहन के जज्बात का मजाक बनाया, इन्हें इस्तेमाल किया। वजह सिर्फ एक फजूल सी शर्त जिसका ना कोई सर था ना कोई पैर। बकवास। उसका लहजा गौसीला था। हो सकता है कि वो जो वजह तुम्हारे लिए बेईमानी हो वो उसके लिए खास हो। इस वजह से एक बार बात तो करो। उन्होंने प्यार से समझाया। नहीं करनी मुझे कोई भी बात, सिर्फ माफी चाहिए, वही काफी है। इसके अलावा कुछ नहीं। हाला का सर नफी में हिला। इतनी बेरुखी भी अच्छी नहीं हाला हसन, उन्होंने तंबीह की। और जो बेरुखी उसने अपनाई, उसका खत पढ़ा था ना आपने? कितने आराम से उसने कह दिया कि मैं गलत थी। पढ़ा था ना आपने कि किस किस्म की लड़कियों से उसने मुझे तशबीह दी, जो आज किसी की तो कल किसी की। उसके बावजूद भी आप चाहती हैं कि मैं उसे सुनूं। क्या उसके लिए इतना काफी नहीं कि मैंने उसे माफ करने को तैयार हूं? मगर उसके आगे कुछ नहीं। हाला तो मानो फट पड़ी थी। उसका लहजा हद दर्जा सख्त था। जिक्रिया आपा सिर्फ इसे फटते लावे को देख रही थी, जबकि सामने मेन दरवाजे पर खड़ा अब्दुल्ला वही से मुड़ गया था। वो तो सिर्फ आज हाला से सब कुछ क्लियर करने आया था, मगर शायद वो मौका गवा चुका था। उमैर ने सही कहा था कि उसे बता देना चाहिए था, मगर वो अब किसी से अपने दिल का गम हल्का करता। उमैर से, जो उसे छोड़कर खुद जमीन में जा सोया। जाना तो उसे था, फिर उमैर क्यों? आज एक बार फिर उसकी आंखें भीग उठी थी। घर पहुंचते ही वो अपने कमरे में बंद हो गया था। माजी की फिल्म नजरों के सामने चलने लगी। अरे अब्दुल्ला, तुम उठ गए? उमैर को जो खबर डॉक्टर ने सुनाई थी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया था, इसलिए दिल हल्का करने बाहर चला गया था और अब वापस आया तो अब्दुल्ला को जागते पाया। मुझे क्या हुआ है उमैर? अब्दुल्ला ने ठोस लहजे में पूछा। एक पल को तो उमैर गड़बड़ा गया था। अरे वही, फूड पॉइजनिंग और मौसमी बुखार, बस लाले कुछ दिन में ठीक हो जाएगा मेरा यार। अब्दुल्ला से ज्यादा खुद को तसल्ली दे रहा था। लिवर कैंसर? लिवर कैंसर है ना मुझे? अब्दुल्ला ने भीगी आंखों से पूछा तो उमैर ने उसे जोर से गले लगा लिया। तुझे कुछ नहीं होगा? कुछ भी नहीं। उमैर का लहजा भीगा हुआ था। मुझे घर जाना है उमैर, भाई और फरिया से मिलना है। उसने शिकस्त खुर्दा लहजे में दरख्वास्त की। ये वही लोग थे जिनसे वो एक बार सब ताल्लुक, सब नाते तोड़ चुका था। हाँ, हम चलेंगे एक दो दिन में। उमैर उससे अलग हुए बोला। एक दो दिन नहीं उमैर, आज अभी। अब जिंदगी का भरोसा नहीं रहा। अब्दुल्ला की बात पर उमैर ने बामुश्किल अपने आंसुओं पर काबू पाया। ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। मगर हाला? उमैर ने पूछा तो एक तल्ख मुस्कान अब्दुल्ला के होठों को आ गई। वो सब मैं संभाल लूंगा, तू बस टिकट बुक करवा। अब्दुल्ला ने जवाब दिया तो उमैर ने सर हिला दिया। फिर इसी दिन वो उमैर के साथ लाहौर से इस्लामाबाद आ गया था। हसीब और फरिया तो अब्दुल्ला की हालत बर्दाश्त न कर पाए, मगर एक और हंसी थी जिसकी जान निकल गई उसे ऐसे देखकर। उसकी माँ, जिनसे उसे सख्त नफरत थी, जिनकी शक्ल भी वो देखना नहीं चाहता था, जो कातिल थी उसके बाप की,
نہ صرف اس کے باپ کی بلکہ ان کی عزت، ان کے وقار کی بھی۔ دیکھیے آپ کی پیشنٹ کی حالت بہت کریٹیکل ہے، ہم جلد از جلد ان کا آپریٹ کرنا ہوگا۔ ہی نیڈس آ ڈونر۔ ڈاکٹر کی بات پر وہ سب سن رہ گئے تھے۔ عبداللہ کی حالت دن بدن بدتر ہوتی جا رہی تھی، سر کے بال بھی گرنا شروع ہو گئے تھے۔ پریا، حسیب، عمیر، غرض سب نے اس کا خوب خیال رکھا تھا۔ فیملی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اسے حالانکہ بات یاد آئی تو ایک موتی آنکھ کا ٹوٹا۔ وہ جب سے یہاں آیا تھا ایک دن ایسا نہیں گزرا تھا جب اس کی یاد نہ آئی ہو۔ وہ علی سے مسلسل کانٹیکٹ میں تھا مگر نمبر نیا تھا۔ جب علی نے اسے بتایا کہ حالہ نے اس کا نمبر مانگا ہے تو عبداللہ کے مشورے پر ہی اس نے عبداللہ کا پرانا نمبر حالہ کو دیا تھا۔ وہ علی سے حالہ کی پل پل کی رپورٹ مانگتا۔ وہ خط بھی علی کے ذریعے اس نے حالہ کے ہاسٹل بھجوایا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اسامہ مسلسل حالہ کے پیچھے تھا، مگر جب اسے حالہ کے انکار کے بارے میں معلوم ہوا تو دل میں ایک درد سا اٹھا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حالہ کو اسامہ کو قبول کرنا تھا، حالہ کو اسے بھول جانا تھا۔ مگر اب عبداللہ اس تڑپ، اس احساس کو محسوس کر سکتا تھا جو حالہ اس کے لیے کرتی تھی۔ حالہ کا نام ہی اسامہ کے ساتھ اس کے لیے تکلیف کا باعث تھا۔ اس نے خدا سے خود کو اتنا نہیں مانگا تھا جتنا حالہ کو مانگا تھا۔ بے شک وہ زبان سے نہ کہتا مگر دل میں صرف حالہ تھی۔ اللہ نے تو اس کی انکہی دعائیں سن لی تھیں۔ اس کے مانگنے سے پہلے ہی اسے کی دعا قبول کر لیا تھا۔ عمیر نے اسے بہت بار سمجھایا کہ وہ حالہ کو سب سچ بتا دے، مگر اسے اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں تھا۔ اگر حالہ سچ جان جاتی اور وہ نہ رہتا تو پوری زندگی اس کی محبت کے صدقے اکیلے گزار دیتی، مگر جھوٹ کی بنا پر وہ کبھی نہ کبھی تو آگے بڑھ ہی جاتی۔ عبداللہ بھی بس یہ چاہتا تھا کہ وہ آگے بڑھ جائے۔ انہی بے کیف دنوں میں سے ایک دن ایسا بھی آیا جب عبداللہ کا آپریشن تھا۔ ڈونر کون تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کی سرجری کامیاب رہی تھی مگر ابھی بھی اسے انڈر آبزرویشن رکھا گیا تھا۔ تقریباً 2 ہفتوں بعد عبداللہ کی طبیعت میں سدھار آیا تھا۔ بھائی، حسیب اسے ملنے آیا تو عبداللہ اسے دیکھ کر مسکرایا مگر حسیب مسکرا بھی نہ سکا۔ بھائی کیا ہوا؟ عبداللہ کو اس کی حالت کچھ ٹھیک نہیں لگی۔ وہ چلی گئی عبداللہ؟ حسیب شکستہ لہجے میں بولا۔ کون چلی گئی؟ عبداللہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا مگر حسیب کی حالت اس کے دماغ میں سب سے پہلے فریحہ کا خیال آیا۔ فریحہ کہاں ہے بھائی؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ وہ ٹھیک ہے عبداللہ۔ حسیب کے جواب پر عبداللہ نے شکر کا سانس لیا۔ مگر ماما نہیں رہی عبداللہ، وہ چلی گئی ہمیں چھوڑ کر۔ حسیب اس سے لپٹ کر رو دیا۔ مطلب عبداللہ کو بھی ابھی تک اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ تمہیں لیور ماما نے ڈونیٹ کیا تھا عبداللہ، انہوں نے تمہیں یہ زندگی دی ہے، جبکہ عبداللہ تو اپنی جگہ سن ہو گیا تھا۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ایک مطلبی عورت تھی، اس کے باپ کو مارنے والی، بھلا اسے کیسے بچا سکتی تھی؟ مگر عبداللہ یہ نہیں جانتا تھا کہ بیوی اور ماں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ یہ خط دیا تھا تمہارے لیے، صرف تمہارے لیے۔ اس کے ہاتھ میں خط تھمائے حسیب باہر چلا گیا۔ میرے پیارے عبداللہ، ماما سے ناراض ہونا جانتی ہوں، تمہارا ناراض ہونا بنتا بھی ہے۔ میری جان، میں جانتی ہوں کہ میں کبھی بھی ایک اچھی بیوی ثابت نہیں ہوئی، مگر تم تو میرے بیٹے تھے، میری کوکھ سے نکلا ایک ننھا سا وجود، تم سے کیسے نفرت کر سکتی ہوں میں نے بہت غلط کیا عبداللہ تمہارے ڈیڈ کے ساتھ، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر غرور انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ مجھے ہمیشہ سے اپنی خوبصورتی اور پر گھمنڈ رہا۔ میں تمہارے بابا کو اپنے مقابلے میں کچھ نہیں سمجھتی تھی، ہمیشہ ان کی ناقدری کی، ان کی محبت کو اپنایا نہیں، اور دیکھو مجھے سزا بھی ملی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کو ختم کر دیا۔ میرے بیٹے، تمہیں خود سے دور کر دیا۔ میں اپنے گھمنڈ میں یہ تک بھول گئی کہ اس عظیم شخص نے ایک بیوہ کو نہ صرف محبت، عزت اور چھت دی بلکہ اس کے بیٹے کو بھی اپنایا، تمہیں اپنا نام دیا۔ مگر میں، خیر مجھے معلوم ہے کہ تمہیں مجھ سے نفرت ہے، میں یہ نفرت کم نہیں کر سکتی مگر کفارہ ضرور ادا کر سکتی ہوں۔ مجھے جینے کا حق نہیں مگر تمہیں ابھی جینا ہے عبداللہ، اور ہاں اس لڑکی کو اپنا لو۔ میری طرح خود اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کو خود سے دور مت دھکیلنا۔ میں نے تو پوری زندگی پچھتاووں میں گزار دی، اب تم ایسا نہیں کرنا۔ سچی اور پاکیزہ محبت ہر کسی کا نصیب نہیں ہوتی، اسی کو ملتی ہے جس کی اچھی قسمت ہوتی ہے، اور اپنی قسمت کو اپنے خود ہاتھوں سے برباد مت کرنا۔ خط کے ختم ہونے تک عبداللہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا تھا۔ ہاں یہ سچ تھا کہ وہ حسیب کا سگا بھائی نہیں تھا، ان دونوں کے ماں باپ کی دوسری شادی تھی ایک دوسرے سے، مگر حسیب نے کبھی اس وجہ کو ایشو نہیں بنایا۔ عبداللہ کو نہ صرف اس گھر میں خوش آمدید کہا گیا بلکہ اسے ایک فرد کا درجہ بھی دیا گیا۔ سوتیلے باپ نے سگے باپ سے بڑھ کر چاہا، سوتیلے بھائی نے کبھی بھی سوتیلوں والا رویہ نہیں رکھا، مگر یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ اس کی ماں بہک گئی، ان کے قدم ڈگمگا گئے، اور جب ایک عورت کے قدم ڈگمگاتے ہیں نا تو پورا خاندان اجڑ جاتا ہے۔ عبداللہ کو علی کے ذریعے حالہ کے بارے میں پتہ چلتا تھا، مگر ایک دن علی نے بتایا کہ وہ غائب ہو گئی ہے تو عبداللہ کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ علی سے کہہ کر اس نے حالہ کا پتہ کروایا، مگر وہ تو یوں غائب تھی جیسے کبھی اس کا وجود ہو ہی نہ۔ عبداللہ کی طبیعت میں بے چینی گھل گئی تھی، حالہ کہیں نہیں تھی، یہ سوچ اسے پاگل کیے ہوئے تھی۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب محبت اپنا آپ منوا لیتی ہے، حالہ کبھی
कहा गया जुमला उसकी समाज से टकराया। हाला को ढूंढने के गर्ज से वो हसीब और फरिया के साथ लाहौर में शिफ्ट हो गया। उसका दिल इस बात की गवाही दे रहा था कि वो यही है, इसी शहर में। एक दिन उसे लगा जैसे उसने हाला को देखा है। उसने पीछा भी किया, मगर कॉल पर जो खबर उसे सुनाई गई उसके आसान खता हो गए थे। उसका दोस्त, उसका भाई, जिसकी शादी में उसे शरीक होना था, भंगड़े डालने थे, वो नहीं रहा। अब्दुल्ला मजीद डिप्रेशन का शिकार हो गया था, मगर इतने अरसे में उसने एक बार भी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। उसे सिर्फ हाला चाहिए थी और कुछ नहीं। माजी की फिल्म खत्म होते ही दो मोती टूटकर उसकी आंखों से बह गए। उसे हाला से बात करनी थी, मगर वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। मैं तुम्हारा और अपना फैसला किस्मत पर छोड़ता हूँ हाला। अब जो भी करेगा वही अल्लाह करेगा। मेरे बस में अब कुछ नहीं। पिछले एक हफ्ते से अब्दुल्ला उसे कहीं नजर नहीं आया था। एक बेनाम सी बेचैनी उसके दिल को लगी हुई थी। थकी हारी वो घर दाखिल हुई तो घर का नक्शा ही उलट था। तमाम नौकर भागदौड़ कर रहे थे, जबकि ज़िक्रिया आपा हर एक के सर पर सवार काम निकलवा रही थी। आपा की सब खैरियत? हाला ने हैरानगी से पूछा। हाँ हाला, जल्दी से तैयार हो जाओ, मेहमान आने वाले हैं। ज़िक्रिया आपा मसरूफ लहजे में बोली। कौन से मेहमान? हाला ने सवाल दागा। अरे नीलम के रिश्ते के सिलसिले में। जाओ तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, डिनर का वक्त होने वाला है, वो लोग आते होंगे। ज़िक्रिया आपा की बात पर सर इस बात में हिलाए वो अपने कमरे में चली गई। ठीक आधे घंटे बाद वो पिंक कलर का फ्रॉक बेबेतन किए अपने कमरे से बाहर निकली, जबकि सामने बैठे मेहमानों को देख उसे धचका लगा। अब्दुल्ला उसके लब फुड़फुड़ाए। अरे हाला आपी! प्रिया उठकर उसके पास गई और उसके गले लगी। प्रिया, तुम लोग यहाँ? हाला को कुछ समझ नहीं आया था। जी हम, यू नो व्हाट, हम नीलम बाजी के लिए रिश्ता लेकर आए हैं, हसीब भाई का। प्रिया चहकी तो हाला मुस्कुरा दी, एक खूबसूरत मुस्कान। अब्दुल्ला गौर से उसकी मुस्कुराहट देखता रहा जब हसीब गला फुंकार कर उसे होश की दुनिया में लाया। ए अल्लाह, ये मुस्कुराहट और ये शख्स मेरे नसीब में लिख दे। अब्दुल्ला के दिल से दुआ निकली, जबकि उसे देख के हाला की मुस्कुराहट थम गई। अगले कुछ दिन काफी मसरूफ गुजरे। दोनों घरों में शादी की तैयारियां अरूज पर थीं। हाला की बाकी सब बहनें भी आ चुकी थीं। हर तरफ अफरा तफरी थी। हाला, ज़िक्रिया आपा ने उसे पुकारा, जो मायों का जोड़ा लिए इसलिए करने जा रही थी। जी? हाला ने पूछा। बेटा, थोड़ी देर में प्रिया आएगी, नीलम की बारात का जोड़ा लेने जाना है उसे, तो तुम उसके साथ चली जाना, ज़िक्रिया आपा ने उसे बताया। मगर आपा, नीलम बाजी को खुद नहीं जाना चाहिए? हाला ने हैरानगी से पूछा। उसने साफ इनकार कर दिया। वैसे भी उसे पार्लर जाना है, तो तुम चली जाओ चंदा, ज़िक्रिया आपा ने जवाब दिया। अच्छा चलिए ठीक है, मैं तब तक ये प्रेस कर लूँ, हाला ने जवाब दिया था। बीबी जी, वो नीलम बीबी के ससुराल से आए हैं, वो इंतजार कर रही हैं आपका। नौकर के बताने पर हाला ने सर हिलाया। जरूर प्रिया होगी। हाला सर हिलाते कमरे में बैग लेने चली गई। सो सॉरी, लेट हो गई, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। बिना सामने देखे वो तेजी में कार के पास आकर बोली। कोई मसला नहीं, ये इंतजार मुझे सदियों तक कबूल है। मर्दाना भारी आवाज पर उसने चौंक कर सर उठाया तो अब्दुल्ला को खड़े पाया। आप? वो प्रिया? हाला को समझ नहीं आया। हाँ, वो प्रिया को कुछ काम था तो उसने मुझे भेज दिया। चलिए। अब्दुल्ला की बात पर हाला ने लब भींचे और सर अस्बात में हिलाती उसकी कार में बैठ गई। पूरा रास्ता खामोशी में गुजरा था। ना हाला ने कोई बात की और ना ही अब्दुल्ला ने बात करने की कोशिश की। नीलम का ड्रेस लेकर वो दोनों वापस आ रहे थे जब रास्ते में ही अब्दुल्ला की गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। लेकिन ये उनकी खुशनसीबी थी कि घर पास ही था। सिर्फ 20 मिनट में वो पैदल घर पहुंच सकते थे। क्या हुआ? हाला ने हैरत से उससे पूछा, जो टायर देखकर अपना माथा मसर रहा था। टायर पंक्चर हो गया, अब्दुल्ला ने जवाब दिया। तो अब? हाला ने सवाल किया। अब ये कि घर 20 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है, अगर हम चलकर जाएं तो। अब्दुल्ला ने बात अधूरी छोड़ दी। ठीक है। हाला को तजवीज़ बुरी नहीं लगी थी। वो दोनों खामोशी से साथ साथ चलना शुरू हो गए। अब्दुल्ला और हाला में थोड़ी दूरी थी, मगर देखने वाले को यही लगता था कि वो साथ साथ है। आज पूरा दिन उसका अब्दुल्ला के साथ गुजरा था और ऐसे में एक बार भी हाला ने उसे सिगरेट पीते नहीं देखा था। वो ये सवाल करना चाहती थी, मगर किस हद से? यही बात उसे रोके हुए थी। तुम्हें कुछ पूछना है? अब्दुल्ला ने उससे सवाल किया, जिस पर हाला गड़बड़ा गई। हाँ, नहीं, मुझे क्या पूछना है? नजरें नीचे किए वो बुड़बड़ाई तो अब्दुल्ला मुस्कुरा दिया। 2 मिनट की खामोशी के बाद हाला की आवाज उसकी समात से टकराई। सिगरेट नहीं पीते अब आप? उसकी आवाज में हैरत का अंतर नुमाया था। नहीं, उसके साथ चलता वो बस इतना ही बोला। क्यों? हाला ने हैरत से उसे देखा। छोड़ दी? वो उसके साथ कदम मिलाते बोला। क्यों छोड़ दी? अब की बार आवाज में झुंझलाहट वाजे थी। वो एक पल को रुका और मुड़कर उसके सामने आ खड़ा हुआ। क्योंकि अब की बार तुम्हें नहीं छोड़ सकता। उसकी आंखों में देखे वो इतने जज्ब से बोला कि एक पल को हाला का दिल जहाँ वो सब कुछ भूल जाए। क्या बात कर सकते हैं? सिर्फ 2 मिनट। अब्दुल्ला की इल्तिजा पर आज हाला ने उसे इजाजत दे दी थी। सामने पार्क में बैठकर करने। अब्दुल्ला की बात पर हाला ने एक बार फिर सर हाँ में हिला दिया। वो दोनों इस वक्त बेंच पर जरा से फासले पर बैठे थे।
समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। खैर, मुझे शुरू से ही लफ्ज़ मोहब्बत से नफ़रत थी। मैं नहीं मानता था मोहब्बत को। लड़कियों की मोहब्बत हमेशा फ्रॉड लगती थी मुझे। सबको लगता था कि शायद मेरी वज़ह से वो ट्यूशन वाली आपी जो अपनी शादी से भाग गई, या फिर मेरी क्लास फेलो थी जिसने घर स्टडी के बहाने बुलाकर मुझ पर उसे हरासा करने का इल्ज़ाम लगाया, मगर वजह कुछ और थी। मेरी माँ वजह थी इन सब की। मैं हसीब भाई का सगा भाई नहीं हूँ। मेरे बाबा डैड के ऑफिस में एक वर्कर थे। एक दिन डैड को उनकी वजह से कोई बड़ा प्रोजेक्ट हासिल हुआ था, इसीलिए उन्होंने हमारी फैमिली को डिनर पर बुलवाया था। डिनर के कुछ बिजनेस हरीफ को उनकी कामयाबी हजम नहीं हुई थी, तो उन्होंने डैड पर हमला करवाया, जिसके नतीजे में मेरे बाबा और डैड की वाइफ हसीब भाई की मॉम की डेथ हो गई। मामा की इद्दत पूरी हुई तो हमें मेरे ताया ने घर से निकाल दिया। वो किसी का बोझ अपने सर नहीं लेना चाहता था। इन्हीं दिनों मामा ने डैड से कांटेक्ट की मदद के लिए, तो उन्होंने मामा को शादी का पैगाम दिया और इस बात का वादा भी किया कि वो पूरी जिम्मेदारी लेंगे। मामा राजी नहीं थी, मगर मुमानियों के ताने और इसीलिए मामा ने हाँ कर दी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मुझे एक फैमिली मिल गई थी। फिर हमारी फैमिली में फरिया आई और हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई। मगर डैड के एक दोस्त जो कि प्रोड्यूसर थे, इन्हें मामा की खूबसूरती भागी। वो इन्हें ड्रामा में कास्ट करना चाहता था, मगर डैड उसके सख्त खिलाफ थे। डैड के दोस्त ने मामा को वर्गलाना शुरू कर दिया। मामा और डैड की उम्र में 15 साल का फर्क था और इसी बात का एहसास उसने मामा को दिलवाया। आहिस्ता आहिस्ता वो बदलना शुरू हो गई और वो हमें टाइम नहीं देती थी, हमारे साथ नहीं होती थी। उन्होंने पार्टीज में जाना शुरू कर दिया था। डैड ने मामा को बहुत बार समझाया, मगर वो नहीं मानी और आखिर में तलाक की डिमांड की। इस चीज ने डैड को अंदर से तोड़ दिया। उन्होंने मिन्नत की, वास्ते दिए, मगर मामा इस वक्त गरूर में थी। वो डैड की मोहब्बत भूल गई थी। इन्हीं दिनों में से एक ऐसा दिन भी आया। हसीब भाई तब अपने दोस्तों के साथ इंटर्नशिप के लिए दूसरे शहर गए थे, जबकि फरिया का मरी का ट्रिप था। मैं कॉलेज से घर आया जब चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी थी। मामा अपना सामान उठाए नीचे आ रही थी, जबकि डैड इन्हें रोक रहे थे, मगर उन्होंने एक बार भी सुना नहीं। डैड ने इन्हें रोकने की कोशिश की और इसी हाथापाई में मामा ने डैड को धक्का दिया और वो सीढ़ियों से नीचे आ गिरे। वो बिल्कुल मेरे कदमों में गिरे थे। हाला उनका पूरा चेहरा खून से भीगा हुआ था। वो हाला की तरफ देखकर बोला, डैड। 18 साल का अब्दुल्ला उनकी जानिब भागा। डैड, आंखें खोले डैड। अब्दुल्ला ने इन्हें हिलाया, जबकि शाजिया सीढ़ियों पर सुन खड़ी थी। ड्राइवर ड्राइवर अंकल जल्दी आए। ड्राइवर के आते ही अब्दुल्ला ने इन्हें उठाया और हॉस्पिटल भागा। सॉरी बट ही इज नो मोर। आपने देर कर दी। डॉक्टर के अल्फाज थे कि क्या। अब्दुल्ला वहीं जमीन पर गिर गया और धाड़े मार मार कर रोना शुरू हो गया। हसीब और फरिया दोनों अर्जेंटली वापस आए थे। पूरे खानदान में कोहराम मच गया था, जबकि शाजिया वो तो बिल्कुल चुप थी। ये क्या कर दिया उन्होंने। खुद अपने हाथों से अपना सुहाग उजाड़ दिया। अब्दुल्ला इनसे एक बार भी नहीं मिला था। इद्दत खत्म हो गई थी, मगर शाजिया अभी तक अब्दुल्ला से नहीं मिली थी। ना अब्दुल्ला का उनसे कोई सामना हुआ था। हसीब और फरिया तो उनसे मिलते, उनके पास बैठते। अब शाजिया को एहसास हुआ था कि अपनी खुदगर्जी, अपने गरूर में उन्होंने क्या क्या खो दिया था। अब्दुल्ला ने हसीब को सब कुछ सच बताया था। सच तो शाजिया ने भी हसीब को बता दिया था और अब इन्हें अपनी सजा का इंतजार था, मगर हसीब ने सजा पर माफी को तरजीह दी और इसी बात पर अब्दुल्ला ने घर बार सब कुछ छोड़ दिया। फरिया इन सब बातों से लाइल्म थी। अब्दुल्ला भी इस्लामाबाद छोड़कर लाहौर आ गया था और उसकी फैमिली के बारे में यहाँ हर कोई लाइल्म था। मोहब्बत पर कभी यकीन नहीं रहा मुझे। हाला, मोहब्बत ऐसी तो नहीं होती, बताओ क्या होती है ऐसी मोहब्बत। अब्दुल्ला ने हाला से सवाल किया, जबकि वो लाजवाब थी। मुझे बताओ मैं क्या करता, कैसे यकीन कर लेता। तुम्हारे साथ जो किया वो गलत था, मगर जो मेरे साथ हुआ सही वो भी नहीं था। तो क्या आपने मुझसे बदला लिया। मैंने क्या बिगाड़ा था। हाला ने नम आंखों से पूछा। जानता हूँ, इसलिए माफी का तलबगार हूँ। माफ कर दो। उसके दोनों हाथ थामे वो उसके सामने बैठ गया। हाला चंद पल उसे देखती रही। कितना बदल गया था वो, कितना कमजोर सा लग रहा था। घर चले, देर हो रही है। अचानक उसके हाथ से हाथ खींचते वो अपनी जगह से उठते बोली। अब्दुल्ला ने लंबी सांस खारिज की। चलो। अब्दुल्ला बालों में हाथ फेरते बोला। मेहंदी का फंक्शन कंबाइन रखा गया था। तमाम मेहमान आना शुरू हो गए थे। नीलम को लाकर हसीब के बराबर बिठाया गया था। रस्मों की अदायगी शुरू हो गई थी। हाला रस्म अदा करने के बाद सबसे दूर खड़ी अब्दुल्ला को देख रही थी, जो किसी लड़की से मुस्कुराकर बात कर रहा था। हाला को तकलीफ हुई थी। वो सरोज थी, मेरी बीवी। उसे अपने साथ से आवाज आई। हाला ने एक अबरू उचकाकर उसे देखा, जैसे पूछना चाह रही हो कि भाई तुम कौन हो। ओ, मैं मूसा, मूसा अली जमाल। और वो स्वीट और ब्यूटीफुल लेडी वाइफ है मेरी। वैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा फील कर रहा था। मूसा मुस्कुराकर बोला। कैसी फीलिंग। हाला ने हैरत से पूछा। जेलस। मैं अपनी बीवी को इस इंसान के साथ देखकर जेलस फील कर रहा था। मूसा ने दोबारा जवाब दिया। बाय द वे, फिक्र मत करो, वो तुम्हारा है। मूसा उसकी जानिब देखते बोला। कौन। हाला चौंकी। वही जिसे मेरी बीवी के साथ देखकर तुम जेलस हो रही थी। मैं जेलस नहीं हूँ। हाला ने सर नफी में हिलाया। और मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मूसा हंसते हुए बोला।
वो आपकी बीवी से फ्लर्ट कर रहा होगा। हाला ने उसे गुस्सा दिलाना चाहा। नहीं, वो उसका एहतराम करेगा। आपको कैसे मालूम? हाला हैरान हुई। उमैर को जानती हो तुम? मूसा ने सवाल किया तो हाला ने सर इस्पात में हिला दिया। वो मेरी बीवी से पहले उमैर की मनकूहा रह चुकी है। उनकी मायों वाले दिन उमैर की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। मूसा ने उसे बताया तो हाला ने उसे लड़की को गौर से देखा जो नफीस सी मुस्कान लिए अब जिक्रिया आपा से मिल रही थी। वैसे जिनसे मोहब्बत हो उन पर शक नहीं करते। मोहब्बत तो इत्तेमाद और भरोसे का दूसरा नाम है। मूसा उसके पास झुकते बोला, और अगर आपका वही इत्तेमाद तोड़ दिया जाए? हाला ने बरजस्ता सवाल किया। तो मूव ऑन करें। मूसा ने कंधे उचकाए। कोशिश जारी है मगर ला हासिल। हाला ने जवाब दिया। कितने सालों से कोशिश कर रही हो? मूसा ने सवाल किया। 1.5 साल से। हाला ने जवाब दिया। बस? यहाँ तो लोगों को सालों लग जाते हैं मूव ऑन करने पर, और तुम सिर्फ 1.5 साल की बात कर रही हो। मगर मैं क्या करूं? मैं चाहे जो मर्जी कर लूं, उसे भूल नहीं सकती। क्या वो तुम्हें भूल गया है? मूसा के सवाल पर सर नफी में हिला। नहीं, वो शर्मिंदा है, माफी चाहता है, और मौका भी। हाला ने जवाब दिया। और तुम क्या चाहती हो? पता नहीं। हाला ने कंधे उचकाए। मैं बताऊं तुम्हें क्या करना चाहिए? मूसा उसकी जानिब देखते बोला। क्या? हाला ने फौरन पूछा। उसे मौका दो, मगर भरोसा नहीं। उसे मौका दो कि वो तुम्हारा भरोसा जीते, और अगर फिर से तोड़ दिया मेरा भरोसा? हाला के पास एक और सवाल था। तो वो तुम्हारा नसीब। इससे ज्यादा मेरे पास ज्ञान नहीं। हंसकर बोलता मूसा वहां से चला गया। मूसा तो वहां से चला गया मगर हाला को फिर से उलझा गया। अरे आपा बताएं तो सही, हम नीलम बाजी के घर इतना सब कुछ क्यों लेकर जा रहे हैं? क्या कोई त्योहार है? हाला ने मुस्कुराते हुए माइस को देखकर जिक्रिया आपा से पूछा। हाँ, भी खुशी की खबर है। प्रिया के लिए माइस का रिश्ता मांगने जा रहे हैं हम। जिक्रिया आपा मुस्कुराते बोली। सच्ची में? हाला चहकी। मुच्ची में। जिक्रिया आपा मुस्कुराकर बोली। प्रिया को अंगूठी पहना दी गई थी जब माइस सबसे इजाजत लेकर इससे मिलने गया था। सब अपनी अपनी बातों में मगन थे। अब्दुल्ला घर नहीं था। हाला बोर होती बाहर गार्डन में आ गई और वहीं बेंच पर बैठ गई। आसपास नजरें दौड़ाए उसे गैलरी नजर आई। हाला के कदम उस जाने बढ़े। वो अंदर दाखिल हुई तो उसे मुख्तलिफ पेंटिंग्स नजर आई, जबकि बीच में ही उसकी और अब्दुल्ला की एक पेंटिंग थी जिसमें वो बेंच पर बैठी थी और अब्दुल्ला ने उसके दोनों हाथ थामे थे, जबकि पेंटिंग के आखिर में बड़ा सा सॉरी लिखा था। सॉरी। हाला बुड़बुड़ाई। सॉरी। अब्दुल्ला जो अभी अभी ऑफिस से आया था, हाला को यहाँ आते देख चुका था, इसलिए उसके पीछे चला आया। सॉरी प्लीज। अब्दुल्ला का लहजा मिन्नत भरा था। नहीं। हाला जिद्दी बच्चे की तरह सर नफी में हिलाए बोली। क्यों? अब्दुल्ला ने मुस्कुराकर पूछा। अगर फिर से एतबार तोड़ा? हाला ने खदशा जाहिर कर दिया। तो गोली से उड़ा देना। अब्दुल्ला ने आइडिया दिया। वो तो ठीक है मगर मुझे गोली चलाना नहीं आता। हाला ने जवाब पेश किया। तो तुम वाकई चलाने का इरादा रखती थी? अब्दुल्ला ने हैरत से पूछा। हाँ। उसने झट सर हिलाया। तो माफी समझो। अब्दुल्ला ने अबरू उचकाए पूछा। हाला ने सर इस्पात में हिला दिया। मौका दोगी मुझे? अब्दुल्ला ने दोनों हाथ थामे। हाँ, मगर वादा करें कि इस बार छोड़ोगे नहीं। हाला के लहजे में दरख्वास्त थी। बिल्कुल भी नहीं। उसके माथे से अपना माथा टकराते वो बोला तो हाला मुस्कुरा दी। रिश्ता पक्का समझो। दरवाजे से टेक लगाए नीलम ने पुरस्कून लहजे में पूछा तो हाला फौरन अब्दुल्ला से दूर हुई। हाँ, पक्का समझे। अब्दुल्ला हाला को नजरों में रखे बोला। तो आपा से मंगनी की बात कर लो। नीलम मुस्कुराई। मंगनी क्यों? शादी की करें, बस बहुत सब्र कर लिया और नहीं। अब्दुल्ला शौक हुआ तो हाला ने उसे घूरा। सिर्फ मौका दिया, भरोसा नहीं। हाला घुर कर बोली। कोई बात नहीं, भरोसा भी जीत लूंगा। एक बार पनाहों में तो आ जाओ। अब्दुल्ला ने उसके कान में सरगोशी की तो हाला के गाल दहक उठे। मैं यही हूँ अभी। नीलम गला खंकार कर बोली। फिर तो आपको चाहिए कि आप फौरन वापस चली जाएं और हमें अकेले कुछ मौका दें। अब्दुल्ला हाला को आंख मारते बोला। बदतमीज। हाला अब्दुल्ला को धक्का देते वहां से भागी तो अब्दुल्ला का कहका गूंज उठा। नीलम ने इन दोनों को यूं देखा तो इनकी दायमी खुशियों के लिए दुआ मांगी।